अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यस, ओके। जिसने क्वेश्चन करने हैं, बच्चों क्वेश्चंस कर लो, फिर हम सेशन की तरफ मूव करेंगे। किसी के क्वेश्चंस हैं बच्चों तो क्वेश्चंस करो बच्चे। जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं आंसर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। बच्चे मैं सेशन की तरफ जाता हूँ। अब्दुल रहमान मेमन भाई, 5 5 मिनट 7 मिनट 10 बच्चों में क्वेश्चन ले लें, फिर चलते हैं। सर, ये 151 की डिडक्शन के प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आ रही है आयरस में। तो बच्चे, जो आपको पता है आप वो अमाउंट डाल दो ना। जो पता है वो डाल दो, कोई मसला नहीं है। बैंक से सर्टिफिकेट ले लो ना कि कितना टैक्स काटा है उन्होंने। तो या क्वेश्चन टॉपिक रेलेवेंट हो, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं। आदिल भाई, फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चंस जो भी हैं परटेनिंग टू द सेशन होने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा अनयूजुअल क्वेश्चन है जो जिसके बगैर आपसे रहा नहीं जा रहा, तो प्लीज पूछ लें। तरीका भी बता दें कैसे पढ़ते हैं 243A को बच्चे, वो भी पढ़ लेंगे हम। अर्जेंट क्या है? बस विदहोल्डिंग रिडक्शन आ रही है 151 की फाइल में, तो कोई मसला नहीं बच्चे। बैंक से सर्टिफिकेट ले लो। 151 होता है प्रॉफिट ऑन डेट, तो बैंक से आप सर्टिफिकेट ले लो, हो जाएगा बच्चे। आदिल भाई, सर क्या क्वेश्चन? हाँ, पूछ लो बच्चे, पूछ लो। बच्चे, स्टार्ट हो चुकी है क्लास। कैन बी पुट इन माय रिटर्न एसेट्स इन अदर्स नेम, आप डाल सकते हो, बट अगर वाइफ के एसेट्स हैं तो बेटर के वाइफ के डिक्लेयर कर लो, लेकिन दोनों का सेम तरीके से आप कर सकते हो। जो आपके हैं वो अलहदा कर लो, बेगम के अलहदा कर लो, तो भी कोई मसला नहीं। 9966 से नहीं मिला, कंपनी ने टिन भेजा था। वो बच्चे, अब्दुल रहमान, मैंने देखा नहीं फिर आपका मैसेज, तो मैं इसको देख लेता हूँ। 9966 से कंपनी एटीएल स्टेटस, चलो कोई नहीं बच्चे, आप उधर से एक्टिव टैक्स पे ले से चेक कर लो, वहां से आया था। विदहोल्डिंग का कंसेप्ट भी बताएंगे बच्चे। विदहोल्डिंग पे पूरा सेशन होगा, पूरा सेशन होगा, और 2 3 टॉपिक्स, 2 3 लेक्चर्स लग जाएंगे विदहोल्डिंग के ऊपर। मे भी 4 लग जाएं। सर, सेल्स टैक्स इंडिविजुअल कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, अगर बिजनेस करता हो। इस सेल्स टैक्स, सिंस सेल्स टैक्स 30% एप्लीकेबल ऑन ऑल सर्विसेज, सिंस सम एग्जम्पशन इज अवेलेबल। अगर एग्जम्पशन थ्रू एसआरओ है तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, अगर एग्जम्पशन थ्रू एसआरओ नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों जो छोटे मोटे सवाल थे उनके जवाब। लेट्स मूव टू द सेशन। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा बच्चों, काइंडली एनोटेट नहीं करना। सैयद मुनीर हैदर, करंट विद होल्डिंग टैक्स रेट्स मिल सकते हैं? जी बच्चे, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, टैक्स कार्ड शेयर कर दूंगा। नॉन बिजनेस सेल्स में सैलरीड पर्सन करना चाहे तो नॉन बिजनेस सेल्स में सैलरीड। बच्चे नॉन बिजनेस, हसन बच्चे थोड़ा सा क्लियर कर दो क्वेश्चन को, मुझे समझ नहीं आया। सैलरीड पर्सन की रिटर्न सिर्फ सैलरी में जाएगी, उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने बिजनेस करना है तो फिर वो सेल्स टैक्स में अगर फॉल करता है, उस स्कोप में फॉल करता है, तो उसको रजिस्टर होने की जरूरत है, फिर वो फाइल करेगा। अ, बच्चों सेशन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, में अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों को। हाँ, बच्चों बाकी सबके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। सबके क्वेश्चन लूंगा, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डाल दो। फिलहाल आप लोगों की नजर होना चाहिए हमारी स्क्रीन की तरफ। अ, मेरा टॉपिक है बच्चों आयरस। मैं आयरस पे चल रहा हूँ, एफबीआर के साथ परटेनिंग मेरी चीजें हैं, मैं वो समझाऊंगा, आयरस को समझाऊंगा, थोड़ा सा उसकी तरफ लेके चल रहा हूँ। हमने कल सेशन जो खत्म किया था बच्चों, वो किया था रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कि अगर कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना है समथिंग, तो वो कैसे होगा, किधर होगा, ये सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया था। तो थोड़ा बहुत किया था, अभी मैं बकिया ओवरव्यू दे दूं आईरस में क्या क्या आता है। जस्ट कल का सेशन को थोड़ा सा रिपीट करते हुए बच्चों, fbr.gov.pk आपकी वेबसाइट है, जिधर आप जाएंगे अपना डेटा सारे का सारा डालेंगे बच्चों। 75% जो भी आपकी कंप्लाइंसेस हैं वो इसी पोर्टल पे हो जाती हैं, माँ सिवाय कुछ कुछ केसेस में सेल्स टैक्स के रिप्लाईज में, और माँ सिवाय अपील्स के सेल्स टैक्स की और एफईडी की अपील्स की, बकिया तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा फिर ट्रिब्यूनल में जब जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं, वो यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं है, कुछ और चीज़ें जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो सेपरेट करनी पड़ती हैं। आपने किसी की कंप्लेंट और क्लैरिफिकेशन लेनी है एफबीआर से डायरेक्ट, वो भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। आप सेपरेट एक लेटर लिखते हो हेडक्वार्टर्स को, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो इस पोर्टल पे नहीं है। बकिया 75% इस पोर्टल पे सब कुछ है। सब कुछ मतलब आपसे पर्टेनिंग जितना कुछ होगा
वो मेरे ख्याल से तकरीबन 75% ऑफ इट इट इज ऑन दिस पोर्टल। तो इस पोर्टल को, एफबीआई की साइट को हमारे लिए समझना बहुत अहम है। हम इसी को लेके आगे चलेंगे बच्चों, इंशाल्लाह। तो और जो भी कंप्लायंस करनी है, जो भी रिटर्न फाइलिंग है, जो भी हमने एग्जाम्शन चेक करनी है, एग्जाम्शन की एप्लीकेशन, सारा कुछ इसी पोर्टल पे है। ये पेज है बच्चों एफबीआई की साइट का। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा था कि आप लोग बच्चों सबसे पहले एक्ट ऑर्डिनेंस में जाके अपने डाउनलोड कर लो बच्चों। जो ऑर्डिनेंस है, चूंकि मैंने ऑर्डिनेंस था तो मैंने ऑर्डिनेंस पे करोगे, एक्स पे करोगे, एक ही पेज खुलेगा। इसी तरह मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक करता हूँ बच्चों। जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये स्क्रीन खुलेगी, मैं लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लूंगा अपने पास। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया बच्चों तो ये मेरे आगे डाउनलोडेड वर्जन आ चुका है। तो ये कल का सेशन था, इधर करना है। इसके अलावा जो हमारा प्राइमरीली जो है कि हमने रिटर्न आयरस किधर है, आयरस यहाँ पर है और नॉन एंड वेरिफिकेशन पोर्टल यहाँ पे है। ठीक है, नीचे नजर आ रहा है। अब एक चीज बच्चों याद रखो कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है, ये जो भी आपके जो क्या कहते हैं एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, टैक्स पे की प्रोफाइल इंक्वायरी चेक करनी है, एक्टिव टैक्स पे स्टेटस चेक करना है, वो सब कुछ यहाँ पर बच्चों अवेलेबल होता है। ये सब का सब कुछ। तो अभी लेट से कि मैंने एक दफा जिससे मैंने किया था कि क्या कहते हैं टैक्स पे की प्रोफाइल इंक्वायरी मैंने की थी। तो जब मैंने की थी तो मैंने अपना आईडी कार्ड कल डाल के चेक किया था। यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड नंबर डाला है। मैं अपना डालूंगा सीएनसी। इसने मेरी डिटेल्स दे दी है, मेरी ईमेल दे दी है, मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, मेरा एड्रेस दे दिया, कब से मैं रजिस्टर्ड हूँ, स्पेशली मेरा टैक्स ऑफिस कौन सा है। कि मेरा एफबी अगर मुझे कोई नोटिस आएगा तो वो आरटीओ इस्लामाबाद से आएगा। तो मुझे आरटीओ फैसलाबाद, आरटीओ लाहौर, आरटीओ पेशावर कहीं से नोटिस नहीं आ सकता। हर ऑफिस की एक जुरिस्डिक्शन होती है, वो उस जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकता। तो आपके लिए आरटीओ इस्लामाबाद किसी हर बंदा चेक कर ले तो उसका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा होगा। कोई किसी का कोई इस्लामाबाद में होगा, किसी का पेशावर होगा, किसी का कहीं और होगा। तो वो ये चीजें मैटर करती हैं जब हम लिटिगेशन में जाते हैं, जब हम अपील्स फाइल करते हैं। इस तरह के सिनेरियो को हम जरूर चेक किया करते हैं। खैर, ये एक पोर्टल था। इसके अलावा हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है बच्चों। मैंने आयरस पे क्लिक किया तो मेरे आगे ये पेज खुल गया है। यहाँ पर हमने न्यू रजिस्ट्रेशन चेक की थी, ई इनरोलमेंट और फॉरगॉट पासवर्ड चेक किया था। अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना। मैंने अपना लॉगिन कर लिया बच्चों। इस लॉगिन के बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ये चीजें क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा बहुत पासवर्ड चेंज कैसे होगा, पिन कैसे चेंज होगा, ये सब चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। हम अब सेशन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। हमारे सेशन में क्या क्या चीजें हैं, एक मिनट बच्चे। एसआरओ का मतलब है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। करना चाहता हूँ बच्चे बच्चियां, हसन अली मैं आपके क्लास के बाद लेता हूँ। ठीक है। सवाल, किसी एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा हुआ था, मुझे नाम वकास कोई बच्चा था, उसने क्वेश्चन भेजा था, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। उसका कोई नोटिस था, मैं उसको बच्चे मुझे टाइम नहीं मिला आपका नोटिस पढ़ने का तो मैं उसको देख नहीं सका। मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा आपको ना, एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा बच्चों, ये अब हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है बच्चों। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस पे मल्टीपल मल्टीपल चीजें आ रही हैं। ठीक है। अगर मैंने कोई हमारी बात थी यहाँ पे कि अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है। अब अगर मैंने एक चीज मैं बता दूं, मैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैंने अपना एड्रेस चेंज करना है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, मैंने अपना बिजनेस ऐड करना है, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो आपने मॉडिफिकेशन में डालनी है। फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, इस फॉर्म में मैं डालूंगा। जैसे मैं इस फॉर्म को खोलता हूं बच्चों, मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करना है पीरियड 2024। मैंने ये पीरियड बच्चों सिलेक्ट किया।
जैसे ही मैंने मैंने पीरियड सिलेक्ट किया तो मेरे आगे जो मैंने प्राइमरीली जो एट द बिगनिंग इंफॉर्मेशन डाली हुई थी वो आ रही है। अगर किसी की स्क्रीन पे ये छोटा छोटा नजर आ रहा है तो बच्चों स्क्रीन पे डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये जूम इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जिसको स्क्रीन पे छोटा नजर आए काइंडली जूम इन खुद से कर ले। मैं इसको ज्यादा जूम इन करूंगा तो मे भी कुछ चीजें आउट हो जाएं इस स्क्रीन से। खैर, मैंने अगर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है बच्चों तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करूंगा। मैंने अगर लेट से टैलेंट कोई भी किसी और नेटवर्क पे हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर अपना चेंज कर सकता हूँ। और इधर ईमेल चेंज कर सकता हूँ। इन चेंज करने के बाद सबमिट करूंगा, मेरे पास दो कोड आएंगे। उन दो कोड्स को सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एड्रेस ये जो आ रहा है ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। जब ये मेरा एड्रेस चेंज हो जाएगा इसी तरह मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर भी एड्रेस चेंज हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं इस फॉर्म को सबमिट की ऑप्शन है टॉप लेफ्ट पे बच्चों देखो सबमिट पे मैं जरा माउस को एनोटेट कर रहा हूँ। सबमिट की ऑप्शन पे जब तक क्लिक नहीं करूंगा मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा और मेरा कोई भी चीजें अमेंड नहीं होंगी चाहे मैं नीचे जो मर्जी चेंज करता रहूं। इस फॉर्म का सबमिट ये फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स है, जब तक ये सबमिट नहीं होगा इसका मतलब है मेरी तरफ से चेंज नहीं हुआ। अगर ये सबमिट हो जाता है तो मेरी तरफ से फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई होगा बच्चों उसके बाद मुझे एक ऑर्डर आएगा। वो है ऑर्डर टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन वगैरह मुझे फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स वो मुझे आ जाएगा। और वैसे भी एफबीआर इसको देखे बगैर ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाया करते हैं, आपका मॉडिफाई हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं हुआ करता। तो ये सब चीजें इस तरह चला करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा बिजनेस चेंज हो रहा है एक तरह से। अब ये एड्रेस मेरा प्राइमरीली आया था, मैंने अगर इस एड्रेस को चेंज करना है, ये जो मेरा एड्रेस है इस अब पहले मैंने बात की कॉन्टेक्ट नंबर फिर ईमेल की बात की। अब मैंने कोई एड्रेस चेंज करना है, ये मेरा ऑलरेडी एड्रेस ये वाला आ रहा है बच्चों। ठीक है, जो मैंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये जो एड्रेस है पर्सनल में ये मेरा आ रहा है जो मेरे आईडी कार्ड पे आ रहा है। और प्रॉपर्टी के अंदर कि मैं किस किस्म की प्रॉपर्टी में रह रहा हूं अगर मुझे कोई नोटिस आएगा, लेट से मैं इसका एक डुप्लीकेट खोलता हूं। अब मैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने लगा हूं। मेरे जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस पे जो मेरा करंट एड्रेस है मेरे आईडी कार्ड वाला नहीं आ रहा। अगर बच्चे देखो तो मेरा आईडी कार्ड पे ये एक आ रहा है रहीमिया खान का एड्रेस। और जो दूसरी जगह पे बच्चों मैं अगर प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो मेरा एड्रेस ये बनीगाला वाला आ रहा है, बनीगाला इस्लामाबाद आ रहा है। और सेम चीज जो इस्लामाबाद बनीगाला वाला एड्रेस है वही चीज मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे पंच हुई हुई है। इसका मतलब है अगर मैं इस प्रॉपर्टी टैब में कोई अमेंडमेंट करता हूं, मैंने प्रॉपर्टी टैब में कोई चीज चेंज की है तो ही वो रिफ्लेक्ट होगी मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। अब मैंने लेट से मेरा ये घर था रेंट पे था, मैंने इसको छोड़ के किसी और एड्रेस पे चला गया हूँ, कोई और एड्रेस मैंने ऑप्ट कर लिया है, तो मैं एड्रेस चेंज कैसे करूंगा। बच्चों ये राइट साइड पे देखो ये प्लस की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लिखा जब मैं प्लस पे जाता हूँ लिखा आता है ऐड न्यू एड्रेस डिटेल्स। मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास वैसा ही एक तरह से फॉर्म खुल जाएगा जो मैंने जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था उधर मैंने फॉर्म फिल किया था। अब मैं यहाँ पर अपने कोई भी प्रॉपर्टी रखता हूँ, एड्रेस जो भी है लैंड रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इधर रीमिया खान सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये रीमिया खान के चार एड्रेसेस आ रहे हैं। मैं लेट से कि इधर रीमिया खान बोल के खानपुर कर लेता हूँ। तो इसने ये सिलेक्ट कर लिया है, सिटी खानपुर है, डिस्ट्रिक्ट रीमिया खान है, कैपेसिटी एज ए ऑनर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 100% कर देता हूँ। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखो बच्चों एक जो मैंने एड्रेस चेंज किया है वो नीचे आ गया है। मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स पे बच्चों क्लिक करूंगा, जैसे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा
सेव कर रहा हूं, इस सेव के बाद सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तब ही ये फॉर्म बच्चों सबमिट होगा, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा और मेरा एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है अगर आपने एड्रेस चेंज करना है। आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, ये तीनों चीजें मैंने बताई हैं। चौथी चीज बच्चों बताने लगा, गौर से सुनिएगा। अगर मैं इंडिविजुअल, ये सब ऑप्शंस है मेरे पास अगर मैं इंडिविजुअल हूं। अगर मैं इंडिविजुअल से मेरा स्टेटस चेंज होता हो जाता है टुवर्ड्स बिजनेस इंडिविजुअल, अगर मैं बन जाता हूं बिजनेस इंडिविजुअल, तो बिजनेस इंडिविजुअल के लिए सेम, मैं पर्सनल में कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी में कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, मैं बिजनेस में या मैं सब चीजें इकट्ठी भी चेंज कर लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो प्राइमरीली जो चीज है वो एज इट इज रहेगी। तो जब ये इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, अब मैं बिजनेस अपना एड्रेस चेंज के बिजनेस बनाने लगा हूं, मैं अपना बिजनेस ऐड करने लगा हूं बच्चों। मैं यहाँ पे प्लस की ऑप्शन देखो बच्चे आ रही है, मैं कोई भी बिजनेस की डिटेल डालने लगा हूं। अब मैं यहाँ पे प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अब मेरा बिजनेस नेम मांग लिया उसने। लेट से मैंने SYK लीगल डाल दिया है, इस डेट को मैंने एक्वायर किया है, कैपेसिटी एज ए ओनर हूँ। अब ये तीन चीजें, बिजनेस नेम, एक्विजिशन डेट और कैपेसिटी, ये मैंडेटरी हैं। इसके बाद मैं इसको ओके की ऑप्शन पे करूंगा तो वो, यार बच्चे, वकास साहब, ऐसे ना करो बच्चे। ठीक है। अच्छा, मैं इसको ओके की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो बच्चे, मैं इसकी ओके की ऑप्शन करता हूँ तो वो ऊपर एरर दे देता है, एटलीस्ट वन एक्टिविटी मस्ट बी एडिड। इसका मतलब है नीचे एक्टिविटी जो आ रही है इसमें कोई ना कोई चीज मैंने ऐड करनी है। इस ऐड करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये प्लस है। अब जब मैंने प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि क्या ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं कारोबार कर रहा हूँ, दिस वुड बी गोइंग ऑन माय प्रिंसिपल एक्टिविटी। क्या इस पे सेल्स टैक्स लगता है? मैं कहूंगा जी बिल्कुल लगता है। क्या इस पे FED लगता है? हाँ, अगर लगता है तो मैं लगा लूंगा, अगर नहीं लगता तो मैं अनचेक कर दूंगा। इस पे मैंने सेल्स टैक्स पे क्लिक कर लिया। अब बच्चों मेरे आगे आगे सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर मैंने वो इंफॉर्मेशन डालनी है जो आगे अवेलेबल होगी बाय सिस्टम। अब मैं इसकी सर्च की ऑप्शन पे बच्चों क्लिक कर रहा हूँ, ये सर्च की ऑप्शन। अब यहाँ पर उसने बीसियों तरह के बिजनेसेस दिए हुए हैं कि मेरा किस बिजनेस में फॉल करता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैं कोई भी है, मुझे, मैं इधर से नीचे से नंबर पे भी क्लिक करके कर सकता हूँ। मैं आगे भी मतलब यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपना लीगल का लिखा है तो मैं इधर लिख देता हूँ लीगल। मैंने लीगल क्लिक किया, देख लेते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। अब ये आ रहा है लीगल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज। मैं इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये एज इट इज लीगल लग जाता है। अब यहाँ पर आगे आ रही है स्टार्ट डेट। मैं स्टार्ट डेट की ऑप्शन पे चेक करूंगा तो मैं बताऊंगा किस डेट को मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये 25 तारीख जो आज की डेट है मैंने लिख दी। इसको मैं ओके करूंगा तो बच्चों ये देखो मेरे आगे बिजनेस की एक टैब ऐड हो गई है। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक्टिविटी आ रहा था। अब ये एक्टिविटी आ रहा था, अब इसके साथ एक चीज याद रखनी है, मैंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड लाजमी करनी है कि ये किस प्रॉपर्टी पे बैठ के मैं काम कर रहा हूं। अब इसके लिए मैं यहाँ पर ये एडिट एक्टिविटी पे क्लिक कर रहा हूँ बच्चों। ये यहाँ पर मेरा एज इट इज वही चेंज हो सकता है अगर मैं चेंज करना चाहूँ। इधर से एक मिनट, हाँ, इसको मैं ओके कर रहा हूँ बच्चों, यहां से मैंने ओके किया है। इस ओके करने से मेरी जो चीज है ये देखो आपके आगे एक बिजनेस, मेरा एक न्यू टैब बन के आ गई है। इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बिजनेस ऐड हो गया। अब मैंने इसके साथ कोई प्रॉपर्टी एनेक्स करनी है तो मैंने लिंक बिजनेस एड्रेस यानी कि प्लस की ऑप्शन, इस प्लस की ऑप्शन में बच्चों मैं क्लिक करूंगा तो मैंने कौन सा बिजनेस कहाँ पे मैं बैठ के कर रहा हूँ, तो मैंने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, जो मेरा एड्रेस था मैंने ओके कर दिया। तो इसके साथ अब मेरी जो लिंक वाला कॉलम था
इसकी जो प्रॉपर्टी ऐड होनी थी वो मैंने ऐड कर चुका हूं इधर, अब मैं मजीद कुछ ऐड नहीं करूंगा। तो बिजनेस को मैं ऑलरेडी यहां पर लिंक कर चुका हूं प्रॉपर्टी के साथ। अब वो प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ ऐड हो गई है, इसलिए वो प्रॉपर्टी अब यहां पर नजर नहीं आ रही। तो वो प्रॉपर्टी मैंने बिजनेस के साथ ऐड कर दी है। लेट से मैं इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूं, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं प्लस की ऑप्शन पे जाऊंगा, मेरे पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। तो जहां जहां मैं बिजनेस बैठ के कर रहा हूँ वहां वहां की ऑप्शन को मैं चेक करता जाऊंगा। एक ही जगह पे बैठे कर रहा हूँ वहां पे उसको कर लूंगा। तो ये मेरा बिजनेस बच्चों ऐड हो गया और ये लेजिटिमेट हो गया। मतलब एक तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया एफबीआर के अकाउंट्स में कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, या जो भी मेरा है उस पे सेल्स टैक्स लगता है कि नहीं लगता, जो भी है ये चीज। अब इस बिजनेस के आगे मैंने एक्टिविटी जो भी है, ये मैं इस बिजनेस पे क्लिक किया तो उसने इसकी एक समरी बयान कर दी है। अब आगे से उसने नीचे मेरे पास प्रॉपर्टी भी दे दी है कि ये प्रॉपर्टीज आपने चेक की। यहाँ पे मैंने डिलीट करना चाहूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को डिलीट करूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगी। तो जो जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड करनी है इस बिजनेस के साथ वो ऐड अप भी हो जाएगी। ये फॉर्म मेरा एक तरह से क्लियर हो गया, लेकिन इसमें बैंक अकाउंट भी ऐड करना है। बैंक अकाउंट लेट से मेरे पहले यहाँ पर नहीं डाला था। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर बिजनेस करना है तो मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर लेना चाहिए। दैट वुड बी अ फिजिबल ऑप्शन, क्योंकि पहले एक दफा नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पे अभी कारामद इतना नहीं हो रहा। और वो यही कह रहे हैं कि इस बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज, बिजनेस जो भी है आपका, आपने जो भी बिजनेस है उसके अकाउंट नंबर भी ऐड करो। तो वो नोटिफिकेशन था, अभी वो चल नहीं रहा। वो इस पर्सनल प्रोफाइल में भी एडिट हो सकता है। वो कहते हैं प्रोफाइल में ऐड कर लो, हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस बच्चों प्लस की बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है बैंक की मैं वो बैंक की डाल दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन है मैं डाल दूंगा। लेट से कि मैं HBL F8 लिखता हूं बच्चों, तो मेरे पास F8 में जितने भी बैंक्स आ रहे हैं, लेट से ये आ रहा है, ये ऐड कर लिया। अब अकाउंट नंबर जो भी मेरा अकाउंट नंबर है वो ऐड करूंगा, जो भी आ रहा है ये ऐड कर लिया। अब ये सब कुछ डाल दिया मैंने, ओपनिंग डेट मैंने डाल दी है इस तारीख से, कैपेसिटी एज ए ओनर, शेयर आ गया 100%। अब जब मैं इसको ओके करूंगा ना बच्चों, ये एरर देगा। ये कहेगा टोटल शेयर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 100%। एक्चुअल में ये जो बैंक अकाउंट नंबर है ये मैंने गलत डाला है, वो शेयर की एरर देता है, लेकिन एक्चुअल में ये बैंक अकाउंट नंबर गलत है, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। खैर, आपके ने जो भी बिजनेस ऐड करोगे उसके साथ बैंक अकाउंट प्रॉपर ऐड करोगे तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा कोई चीज भी ऐड करनी है उसको थोड़ी देर बाद सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि बाजू का टाइम आउट सेशन होता है तो आपको दोबारा से करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जब ऐड होंगी, मैं सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, मेरा पर्सनल में बैंक मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर ऐड हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास, ये सारा लॉगिन करने के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन में ये आपके पास चार ऑप्शन, पांच ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, या ईमेल भी चेंज कर सकते हो, या अपना बिजनेस भी ऐड कर सकते हो, और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो, एड्रेस चेंज करना है तो। ये सब चीजें इसके थ्रू हो सकती हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन के तहत, ये सब चीजें। अभी मैं बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन देखने लगा हूँ, आप लोगों ने भरमार कर दिया क्वेश्चन ही लगता है। मैं उसको देखता हूँ बच्चों, एक मिनट। सैलरीड पर्सन का बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, नहीं करने की जरूरत नहीं है। अगेन बता दें, क्या बताऊं बच्चे, मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड डेथ ऑफ एनी फैमिली, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एंटिंग क्लोजर। बच्चे FBR जाओगे, वहां से क्लोजर होगा, एप्लीकेशन दोगे एंटिन क्लोज करने की, तो फिर होगा। आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, एंटीन बना सकते हो, बट क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज का इख्तियार प्रॉपर्टी आपने चेंज करने, मतलब यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट अगर बिजनेस आपने ऐड कर दिया तो बिजनेस की डिलीशन की ऑप्शन भी FBR के पास है, आपके पास नहीं है। किसी को आवाज आ रही है सर की? मुझे तो आ रही है।
मुझे तो अपनी आ रही है बच्चे। हैं सागर भाई अपना। बच्चे कॉल दोबारा से मिला के ना आप करें, ठीक है, सो दैट के दोबारा से डिस्कनेक्ट करके करें तो शायद आवाज आ जाए। अटैचमेंट में क्या अटैच करेंगे बच्चे, जो मैं आपको इस अटैचमेंट की कोई खास वैल्यू नहीं है फिलहाल, ठीक है, इस अटैचमेंट की छोड़ दें। मोबाइल पे कोड नहीं आ रहा तो फिर कैसे कर सकते हैं बच्चे? मुख्तार भाई, मुख्तार हुसैन, अगर आपका मोबाइल पे कोड नहीं आ रहा तो आपने लिखना है, मैसेज में जाओगे, मैसेजेस में, और लिखोगे MSG। MSG लिखोगे और 9966 पे सेंड करोगे तो आपको कोड फौरन रिसीव हो जाएगा। अगर रिसीव नहीं होगा बच्चे तो आपने थोड़ी देर बाद मतलब दिन के टाइम कोशिश करना, तो आपका इंशाल्लाह जल्दी काम करेगा, क्योंकि उस टाइम प्राण वाले बैठे होते हैं तो जल्दी कर देते हैं, इजीली काम हो जाता है। प्रॉपर्टी इज जस्ट एड्रेस और अनदर जस्ट एन एड्रेस। सर अगर सिर्फ बिजनेस अकाउंट बनाना हो तो ऐसे करेंगे, हाँ बच्चे ऐसे ही करेंगे। सर बिजनेस ऐड अगेन, या भाई बताता हूँ जिया बच्चे। सर पर्सन का अकाउंट क्यों नहीं ऐड करते? बच्चे कर लो, मतलब नेसेसरी नहीं है ना, इंडिविजुअल के अकाउंट से पैसे नहीं निकला करते ना, मतलब इसलिए बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है FBI, जब दिल चाहे निकालना चाहे निकाल सकता है। उस पर डिस्कशन होगी बाद में, लेकिन आई डोंट रिकमेंड के पर्सन को जरूरत है वैसे, ठीक है, वो बिजनेसेस के लिए है। सर अटैचमेंट में क्या है, कंपलसरी है बच्चे? अटैचमेंट इज नॉट कंपलसरी, इसलिए बताया नहीं है मैंने आपको। जॉइंट अकाउंट में अभी अटैचमेंट जहाँ कंपलसरी है मैं बताऊंगा आपको। जॉइंट अकाउंट में फिर 100% लिखना है या 4%, जितना भी बनता है बच्चे लिख दो, कोई मसला नहीं है। एंटीन कैंसिल हो सकता है, डी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IT जी बिल्कुल हो सकती है। आप FBR जाएंगे, अप्लाई करेंगे, वो आपका ऑडिट करेंगे कि क्यों आप एनटीएन रजिस्टर डी रजिस्टर कर रहे हैं, वो पूरा पूछेंगे, इंक्वायरी होगी, फिर आपकी डी रजिस्ट्रेशन होती है। गुजरांवाला लॉ फर्म भाई, तो तभी हो सकती है, वरना नहीं। दानियाल भाई, सर विद होल्डिंग एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कौन से बिजनेस को मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग और बहुत, और भी बहुत तरह के बिजनेस है जिसको मिला करता है, सिर्फ इनको नहीं मिला करता, और भी बिजनेसेस हैं जिनको मिलता है। हम एग्जाम्पशन के टॉपिक पे आएंगे, आपको बताऊंगा। सर क्या एड्रेस चेंज करने से ये अकाउंट सिटी से मूव होकर फिर RTO भी मूव करना जरूरी है? बच्चे नहीं जरूरी, ठीक है। वो जो जोहेब बच्चे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जरूरी कोई नहीं है। और क्या नाम है, आपका RTO वही पुराना रहता है। आपको FBR में एप्लीकेशन देनी पड़ती है अपने फील्ड फॉर्मेशन ऑफिस में कि आपकी जुरिस्डिक्शन चेंज करें, फ्रॉम लेट्स से कि इस्लामाबाद से पिशावर गए हैं या इस्लामाबाद से कराची गए हैं, तो आप लिखेंगे कि मेरा अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, काइंडली जो नोटिस हैं जो ऑर्डर्स हैं वो मुझे इस एड्रेस पे भेजें। तो वो जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर आपके सारे केसेस ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो FBR हेडक्वार्टर से होते हैं, और वो आप उनके पीछे पड़ते हो तो वो करते हैं ट्रांसफर। अगर ये इंडिविजुअल का केस हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का केस होता है तो जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर होने में अजाब बन जाता है। सो जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर हो सकती है बच्चे, तो कोई मसला नहीं है बच्चे। हाउ ATL की बच्चे, अच्छा मिसिस सलीम, बच्चे बताता हूँ कैसे चेक होता है, काइंडली अनम्यूट मी। अच्छा बच्चे एक मिनट, आदिल मलिक, मैंने आपको अनम्यूट किया है बच्चे। जी सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक जी। क्वेश्चन तो ये है कि ये जो बिजनेस का टैब आपने दिखाया था उसमें आपने जो कैपेसिटी में जाके ओनर को सिलेक्ट किया है, ठीक है। हाँ उस ओनर के अलावा भी एक ऑप्शन और आ रही थी, उसके बारे में आपने नहीं बताया। ये नहीं यार, मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। आप ये वाला कहना चाह रहे हैं ना, कैपेसिटी, जी, ठीक है। कैपेसिटी की बात कर ठीक रहा है, अब इसके अंदर ना मेरा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में, अगर मैं जिसे कह लूं कि लेसी हूं, या अब यहाँ पे वर्ड बेनामी लेसी है, अब यहाँ पर अगर आप समझे तो मेरा बिजनेस में शेयर कम है, ठीक है, हूँ। तो मैं अच्छा। अच्छा। इसलिए उसको कम लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं रियलिटी में देखूं तो मैं तब भी ऑनर होता हूँ। कुछ चीजें जो होती अच्छा। है ना बच्चे, ये जी जेनेरिक जी। होती हैं, जेनेरिक, इट्स नॉट नेसेसरी ठीक है। कि जैसे मतलब हम हर जगह पे एक ही स्टैंडर्ड को रखें। उन्होंने ई कैपेसिटी वर्ड दे दिया और हर जगह पे ये दिया, बट इट डजेंट मीन से कुछ है, और इससे कोई ठीक है। फर्क भी नहीं पड़ने वाला,
ठीक है। ठीक हो गया, ये ठीक हो जस्ट गया, ठीक हो इंफॉर्मेशन गया। पर्पसेस का है, आप बस एक बिजनेस नेम ऐड कर रहे हो, जस्ट एक रेगुलेटरी चीज है, नथिंग स्पेशल। ठीक है। सर अगला एक दूसरा जी जी, सवाल। अगला मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जहाँ पे आपने आप नीचे दिखा रहे थे कि दो एड्रेसेस ऐड कर रहे थे आप, हाँ ये हाँ। बिजनेस प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जी जी सर। सर। इस जगह पे बिजनेस प्रॉपर्टीज में ना दो हाँ एड्रेस ऐड कर रहे थे, क्या हाँ। यहाँ पे फिर अगर आपके दो एड्रेस होंगे तो आप एक किसी को हेड ऑफिस डिक्लेयर कर सकते हैं या विदाउट हेड ऑफिस ही रहेगा? यहाँ हेड ऑफिस डिक्लेयर नहीं होता बच्चे। ठीक है, अच्छा, याद यहाँ रखो। पे कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है? कोई ऐसी ऑप्शन नहीं। ठीक है। अच्छा एक चलो, चीज याद थैंक यू सर। रखो बच्चे, एक चीज, जो इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन होती है, इंडिविजुअल बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटर जिसे हम कहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में होती है। जैसे ये बिजनेस टैब मैंने ऐड किया ना, ये एक सोल प्रोप्राइटर बन रहा है। ये इसे बिजनेस अच्छा, इंडिविजुअल भी कहते हैं, इसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो ये एक ठीक है, बिजनेस इंडिविजुअल है और सोल प्रोप्राइटर भी है यही। और इसका कोई हेडक्वार्टर या ऐसा ऑफिस की बात नहीं होती। बात वर्ड बिल्कुल ठीक, यूज करते हैं हम लॉ में, रजिस्टर्ड एड्रेस। ठीक है। अगर मैं ठीक है आपको सर। दिखाऊं तो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस ये लिखा हुआ है। ठीक है, रिमिया अच्छा, खान का। जबकि एनटीएन में मैंने आपको दिखाया, वो दिखाता है दूसरा है, ये वाला एड्रेस। ठीक है। ठीक है, सो जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में एड्रेस लिखे है, उसके ऊपर नोटिस सर्व होंगे। ठीक है। ठीक हो गया, तो ठीक ये हो गया, बेसिकली ठीक हो गया चीज है प्राइमरी। ठीक है। सर। थैंक यू सर, कोई थैंक यू। मसला नहीं बच्चे। अच्छा, तो बिजनेस टैब में सेल्स टैक्स को चेक करेंगे तो फिर सेल्स टैक्स भी रजिस्टर करना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बच्चे, अगर आप फिर बिजनेस आप रजिस्टर करो और फिर आगे से आप उसको, अगर आपका सेल्स टैक्स बनता है तो सेल्स टैक्स की रिटर्न भी फाइल करो, और फिर नील अगर नहीं बनता तो फिर नील की रिटर्न फाइल करो। और अगर आप नहीं करते तो वो एफबीआर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका ये बिजनेस है, इस पे सेल्स टैक्स बनता है, आपने क्यों सेल्स टैक्स में ना रजिस्टर करवाया हुआ है, ना आप उसका सेल्स टैक्स दे रहे हैं, तो वो एक नोटिस आ सकता है। ठीक है बच्चों। सैलरी अकाउंट में सैलरी, सर सैलरी कैसे अपडेट होगा है? सैलरी क्या बच्चे, सैलरी क्या? मुनव्वर अली मुगल भाई, आप काइंडली अपना सवाल को जरा थोड़ा सा खूबसूरत करके लिखते हैं ताकि मैं समझा दूं आपको। अगर सेल्स टैक्स, मोहम्मद उस्मान भाई, हौसला करें, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सर प्लीज अनम्यूट होती रही। बच्चों सब्र करो, सबको अनम्यूट किया जाएगा क्लास के एंड पे। सब्र सब्र सब्र। ठीक है। अभी वो एक बंदे ने काफी देर से कहा हुआ था, रजिस्ट्रेशन के बगैर कैसे सेल्स टैक्स पे होगा, और गुजरांवाला लॉ फर्म भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, जब सेल्स टैक्स का टॉपिक आएगा हम उस पर देखेंगे। ठीक है। जिया भाई थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको कर देता हूँ अनम्यूट। एक बच्चे का सवाल ऊपर रह गया था, जस्ट होल्ड, गिव मी अ मिनट, में उसका जवाब दे दूं। ज्वाइंट अकाउंट ही कर दिया था, सैलरी। अच्छा, जिया भाई अगर आप कह रहे हैं दोबारा से बता दें। अच्छा, जिया भाई का ये सवाल था। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा बच्चे, फजीलत बच्चे आपको भी नहीं आ रही आवाज अभी भी? सागर बच्चे आ रही है? अच्छा चलो बच्चे, मैं ना एक मिनट में जिया भाई को ना मैं अनम्यूट कर लूं। बच्चे आपका नेट स्लो है। एफईडी का क्या मीनिंग है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उस्मान भाई। ठीक है। और वॉइस क्लियर एंड क्रिस्टल। ठीक है जी, थैंक यू। और एक मिनट, जिया, जिया भाई, ये लें। जिया भाई बोलें जी, आप बोल लें, आपका सवाल। थैंक यू सर। सर क्योंकि हम लोग बिजनेस के जो है ना वो ऐड कर रहे हैं और बिजनेस में हम लोग सोल प्रोप्राइटर को ऐड कर रहे हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि इसमें ना हम लोग एक बिजनेस की टाइप, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर में नॉर्मली हमारे पास शॉपकीपर्स होते हैं जिनका मतलब मिड लेवल का बिजनेस है। अब मैं कहता हूँ कि जी एक बंदा है, उसकी क्लॉथ की शॉप है और वो अपने आप को फाइलर करना चाह रहा है, तो क्या मतलब जो उसकी सेल्स होंगी वो उसके ऊपर सेल टैक्स के बारे में हमें बता दें कि वो सेल टैक्स किस तरीके से
इसकी कैटेगरी के अंदर आएगा, या मतलब एक पर्सन है उसकी शाल शाल मार्केट के अंदर जो है ना वो कोई होलसेल की शॉप है, ठीक है। मतलब मैं सपोज इसकी एग्जांपल ये करते हैं कि शालम मार्केट में एक कोई पर्सन ऐसा बैठा हुआ है जिसकी फ्रेग्रेंस का बिजनेस है, ठीक है। तो उसका काइंडली हमें बता दें कि वो जब सेल अपनी ऐड करेगा तो वो सेल्स में सेल टैक्स इंक्लूड होगा या नहीं होगा। और दूसरा जो है ना मतलब स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस की कैटेगरी को स्पेसिफाई कर दें कि किस बिजनेस में सेल टैक्स आता है और किस बिजनेस में सेल टैक्स नहीं आता। थैंक यू सो मच। अच्छा, चलो बच्चों मैं बता देता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ, जैसे कह लो कि इट्स राइट नाउ थोड़ा सा आउट है। मैं बता देता हूँ, फिर भी बच्चों जिस जिसको सवाल इंटरेस्टिंग लगा उसके लिए अहम है, सुन लो बच्चों। बिजनेस कोई भी है, सेल्स टैक्स लगेगा। पहली बात, कोई भी बिजनेस है सेल्स टैक्स लगेगा। दूसरी बात, जो सेल करेगा, सेल प्लस सेल्स टैक्स जो बनता है, दोनों मिला के उसकी सेल्स बनेगी। ठीक है, दोनों को मिलाएगा और वो सेल्स में डिक्लेयर करेगा। रिटर्न जब रिटर्न फाइल करेगा उसमें वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स लिखेगा। ठीक है, ये जब मैं रिटर्न कराने लगूंगा ना, जब इसकी रिटर्न होगी बच्चे, अभी क्योंकि इंशाल्लाह जल्दी बिजनेस की रिटर्न आ जाएगी सितंबर से पहले पहले, आप लोगों को रिटर्न कराना सिखा देंगे। आपको बताएंगे कि कैसे उसने रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, हर बिजनेस का भी बताएंगे, इंडिविजुअल का भी बताया जाएगा, इंडिविजुअल बिजनेसमैन का भी बताया जाएगा। कोई मतलब आराम से तसल्ली से बताया जाएगा, और जितने भी सवाल होंगे जरूर केटर किए जाएंगे। लेकिन प्राइमरीली अगर वो सेल्स करता है, बिजनेस करता है, तो इनकम टैक्स सेपरेट है और सेल्स टैक्स सेपरेट है। इनकम टैक्स उसकी इनकम पर लगता है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब है जो उसने कमाया उस पर टैक्स देना है, जो उसकी इनकम है उस पर टैक्स देना है। और जो सेल्स टैक्स है, वो जो सेल करेगा उस पे टैक्स है। और जो सेल्स पे टैक्स लगेगा वो उसने डिक्लेयर करना है सेल्स टैक्स की रिटर्न में। इनकम टैक्स की रिटर्न में अपनी इनकम पर टैक्स को डिक्लेयर करेगा। दोनों सेपरेट सेपरेट चलेंगे। ठीक है, इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन कंसोलिडेटेड एक मैनेजमेंट अकाउंट्स कम से कम उसके बनेंगे, ताकि वो रिटर्न के साथ लगाए जा सके बिजनेस के, ताकि चीजें क्लियर रहें। ये ओवरऑल उसका प्रोसीजर होगा। और बाकी अगर वो एग्जम्पशन में है तो उसकी एग्जम्पशन होगी। तो क्या करेंगे? अच्छा बच्चे, बजिया भाई, आई होप आपका सवाल कुछ हद तक एड्रेस हो चुका होगा। अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको जवाब दे दूं। बकिया मैं आपको बताऊं, ये सवाल, आपके जितने भी सवाल हैं, ये दीज आर, मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ, दीज आर गुड क्वेश्चंस। और इन सब को एड्रेस, थोड़ा सा आप सब्र करेंगे, उनके टाइम पर ही किया जाएगा जब वो सेशन आएगा। सेल्स टैक्स का पूरा सेशन होगा, रिटर्न कैसे फाइल करनी है पूरा सेशन होगा, किस पे टैक्स कटना है, कौन सी इनकम, कौन सी सेल एग्जम्प्ट है, आपको कैटेगोरिकली शेड्यूल से निकाल के दिखाया जाएगा। इनकम की बात है, इनकम पे कौन सी इनकम पे टैक्स है, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं है, सब बताया जाएगा। और रिटर्न कैसे फाइल होगी ये चीजें बताई जाएंगी। तो इनशाला बेफिक्र रहें, एड्रेस होंगी सारी क्यूरीज। तो अभी बस जितना सवाल पूछा उसका कुछ हद तक जवाब दे दिया। बाकी इंशाल्लाह जब देखेंगे रिटर्न तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। तो अगर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवानी हो तो क्या करेंगे बच्चे? क्यों नहीं करानी? मतलब आप उस्मान भाई, मतलब लॉजिक देना, क्यों नहीं करानी? इस बारे में भी गाइड कीजिए, क्यों नहीं? तो क्या करेंगे मतलब? आप मुझसे कह रहे हो कि सर मैंने टैक्स नहीं पे करना, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो क्यों नहीं पे करना, मतलब मेरा सवाल ये है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब देना उसामा बच्चे। ठीक है, ओके, चलो। अब बच्चे हम ना अपने काइंडली अब सेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जो रह गया है इसकी तरफ चलते हैं। और अब ये बच्चों मैंने आपको जो भी बताया है, एक ईमेल चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, बिजनेस में बिजनेस ऐड करना और बैंक अकाउंट ऐड करना, ये चीजें हो सकती हैं थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपना एनटीएन को मॉडिफाई नहीं करना, इसलिए मैंने। अब बच्चों आपके सामने वही स्क्रीन वापस आ गई।
अब मैं ड्राफ्ट पे जाता हूं बच्चों, अब मैं स्टेप वाइज सारे हेड्स को समझाने लगा हूं। तो आपके सवाल अब थोड़ी देर बाद ही एड्रेस होंगे, जल्दी एड्रेस नहीं होने, जरा सेशन को समझ लो। मेरे ड्राफ्ट में जो भी मैं कार्रवाई कर रहा था, जैसे मैंने अभी मॉडिफिकेशन का फॉर्म खोला हुआ था, तो ये मेरे पास पड़ा है, मैंने नहीं चेंज करना, मैं इसको डिलीट करने लगा हूं। मैं डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। यस, अब ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में अब मैं इसको दोबारा से जब मैं चेक करता हूं तो मेरे पास वो मॉडिफिकेशन का फॉर्म ही खत्म हो गया। अब ड्राफ्ट में वो सब चीजें आ रही हैं जो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। इनबॉक्स में वो चीजें आ रही हैं कोई अगर चल रही हैं, जैसे लेट से मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्लाइंट खोल लेता हूँ। मतलब ये क्लाइंट है, आप इसके देखो ड्राफ्ट में भी ठीक ठाक चीजें पड़ी हैं, ये बिजनेस है। ठीक है, उसके जो बकिया चीजें हैं, रिकवरी में क्या चीज पड़ी है, विद होल्डिंग टैक्स डिक्लेरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें सब चीजें आ रही हैं। ये बिजनेस की बात हो रही है। आउटबॉक्स में भी चीजें आ रही हैं, कंप्लीटेड टास्क में भी काफी चीजें, सब मतलब ठीक ठाक अमाउंट ऑफ चीजें आ रही हैं। तो ये सब चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, अभी मैं अपना दोबारा खोल रहा हूँ ताकि आपको अपनी से एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पहले बता दो, फिर जब बिजनेस का आएगा बिजनेस के सारे पर्सपेक्टिव क्लियर किए जाएंगे। अभी मेरे आउटबॉक्स में कोई ऐसी चीज डीएनएफएनबी का आ रहा है कि जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इसको कर दी है। इनबॉक्स में मेरा कोई नोटिस आया है, कोई भी नोटिस आया है रिटर्न के रेफरेंस से, ऑडिट के रेफरेंस से, विद होल्डिंग टैक्स के रेफरेंस से, कोई भी नोटिस मुझे रिसीव होता है, वो सब का सब बच्चों इनबॉक्स में जाएगा। एफबीआर ने मुझसे पैसे मांगे हैं कि भाई आपने टैक्स कम पे किया, आप मुझे और पैसे दें, इनबॉक्स में जा रहा होगा। एफबीआर कह रहा है आपने टैक्स की कंप्लायंस कम की है, मेरे इनबॉक्स में आएगा। एफबीआई कहेगा आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया, मेरे इनबॉक्स में नोटिस आ रहा होगा। तो इनबॉक्स में जो जो एफबीआर क्यूरी करता है वो सारे के सारे इनबॉक्स में आते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका मैंने रिप्लाई कर दिया है, कोई क्यूरी आई थी कि आपने टैक्स कम पे किया है, तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया कि सर इस वजह से मैंने टैक्स कम पे किया, ये वजूहात है। जब मैंने वो वजूहात लिख दी वहां पे, वो बच्चों इनबॉक्स से निकल के ऑटोमेटिकली आउटबॉक्स में आ जाएगा। अब जितनी भी कंप्लायंस चलेंगी वो सारी आउटबॉक्स में चलेंगी। अब लेट से मैं इधर की बात करता हूँ, एक्सप्लेनेशन पे मैं इसको व्यू करता हूँ, बच्चे ये नोटिस आया है। अब इसके आगे अटैचमेंट या असाइनमेंट, मैंने आउटबॉक्स में लेटर को ओपन किया। बच्चों ये जो असाइनमेंट की टैब आ रही है, इसके अंदर नोटिस आएंगे मजीद। किसी भी लेटर का जवाब दिया, लेटर आया, नोटिस आया इनबॉक्स में, कोई लेटर का मैंने जवाब दे दिया आउटबॉक्स में, उस जवाब के बदले में मुझे दोबारा शो कॉज आया, कोई मजीद इंफॉर्मेशन मांगी, तो बच्चों वो असाइनमेंट आउटबॉक्स में जो लेटर पड़ा है उसकी असाइनमेंट टैब के अंदर नोटिस आ रहा होगा। मैंने अपील फाइल की है, उसकी डेट ऑफ हियरिंग लगी है, असाइनमेंट में आएगा। मैंने कोई भी चीज का रिप्लाई कर दिया, उसका जवाबन एफबीआर से कोई भी क्वेश्चन आ गया मुझे मजीद, असाइनमेंट में आ जाएगा। ये सब चीजें असाइनमेंट में जाएंगी। फिर अगली बात है कंप्लीटेड टास्क। कंप्लीटेड टास्क में वो तमाम की तमाम चीजें आएंगी, वो तमाम की तमाम चीजें। अगर नोटिस आया है, रिप्लाई हो गया, उस रिप्लाई के बाद एफबीआर ने ऑर्डर कर दिया है, इस कंप्लीटेड टास्क में आएगा। अगर मैंने रिटर्न फाइल की है, कंप्लीटेड टास्क में आएगा। अगर मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन कराई है, एंटिन मॉडिफिकेशन कराई है, कंप्लीटेड टास्क में आएगा। कोई ऑडिट खुला है, कोई रिप्लाई दे दिया है, उसके ऊपर एफबीआई ने कोई भी ऑर्डर कर दिया है, सब का सब कंप्लीटेड टास्क में गई। ये चीजों का मकसद वही है जैसे आपकी नॉर्मल ईमेल होती है, जैसे नॉर्मल ईमेल होती है वैसे ही ये वर्कआउट करता है, कोई स्पेशल इसमें वर्किंग नहीं है। ये चीजें थी बच्चों फिलहाल ड्राफ्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और कम्युनिटी टास्क। लेट्स डिस्कस अबाउट मोर थिंग्स। रजिस्ट्रेशन में आपने बिजनेस बना लिया है, अब आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है। पहले ये हुआ करता था बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा, मैं अब थोड़ा सा स्पीड डालने लगा हूँ, अपनी टेंशन रखिएगा। सवाल लिखते जाएं, अपने पास नोट्स बनाते जाएं, एंड में मैं टाइम दूंगा, मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। काइंडली अभी सुनने पे फोकस करिएगा, सवाल अपने हाथों से लिखें, ग्रुप में लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल।
अच्छा, मैंने अपना बिजनेस बनाया है। उस बिजनेस को पहले ये होता था बच्चों के, हम सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के एफबीआर जाते थे और अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, तो एफबीआर हमें सोल प्रोप्राइटर का भी सेल्स टैक्स एफबीआर के अंदर से जाके मिलता था। जब से कोरोना आया है तब से सेल्स टैक्स के फॉर्म को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अब ये ऑनलाइन क्या फॉर्म है बच्चों, मैं इसको खोलने लगा हूं बच्चों। सेम वही चीजें हैं तकरीबन। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो यहाँ पे डाल दूंगा, अगर नॉन मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे क्योंकि ईमेल वगैरह सेल नंबर डला हुआ है इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा। अगर कोई नहीं होता, मैंने ईमेल वगैरह नहीं डला होता, यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन दे देता। बैंक अकाउंट सेम वही फॉर्मेट, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालनी है जैसे मैंने पहले आपको बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स की मॉडिफिकेशन करते हुए कहा है। बिजनेस, जो भी मेरा बिजनेस था वो मैं डाल दूंगा। अगर नहीं कोई, अगर बिजनेस यहाँ पे आ रहा होगा तो मैं उसको चेक कर दूंगा, वो बिजनेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे ऐड अ बिजनेस में वही ऑप्शन आ रही है बच्चे जो इनकम टैक्स के मॉडिफिकेशन ऑफ के एनटीएन को मैं मॉडिफाई कर रहा होता हूँ, तो वो होती है सेम वही की वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी बच्चों बिजनेस के अंदर। तो मैं, मेरे लिए अभी वो मैं बैंक अकाउंट भी बता चुका हूँ, बिजनेस भी बता चुका हूँ। यूटिलिटी क्या है बच्चों? यूटिलिटी, अगर मेरा यहाँ पर बिजनेस होता, अगर मेरा यहाँ पर कोई बिजनेस होता तो यहाँ पर सेम प्लस की ऑप्शन होती। मैंने अपने बिजली के मीटर की, याद रखो, बिजली के मीटर को की तस्वीर लेता, उस तस्वीर को पीडीएफ में कन्वर्ट करता और वो यहाँ पर अटैच करता। बिजली के मीटर की तस्वीर लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर मैंने अटैच करना था। अगर यहाँ पे मैंने बिजनेस ऐड किया होता, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ऐड मैंने नहीं किया इसलिए यहाँ पर यूटिलिटी में तस्वीर ऑप्शन नहीं आ रही। अगर होता तो ऑप्शन आ जाती यहाँ प्लस की, जैसे बिजनेस में प्लस की ऑप्शन आ रही है बच्चों। अगली टैब बच्चों अटैचमेंट। जब मैंने सेल्स टैक्स नंबर लेना है, जब मैंने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, तो बच्चों यहाँ पर बैंक का सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकता हूं, नहीं मैंने करना है। और कौन सा सर्टिफिकेट? बैंक से मैंने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है। इसका मतलब है हम जब बिजनेस बनाते हैं तो बिजनेस के बाद मैंने उसका, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर तो यहाँ पर डालूंगा। अब इसके बाद मैंने बैंक वालों से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है कि मेरा ये अकाउंट आपके पास मेंटेन्ड है, इस बैंक, इस अकाउंट, इस नाम से, इस बिजनेस नेम से। काइंडली मुझे उसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दें। बैंक वाले मुझे सर्टिफिकेट दे देते, मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। पिक्चर्स ऑफ यूटिलिटी मीटर, वो यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, प्लस की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे मैं अटैच करता जाऊंगा जो जो ऑप्शंस हैं। पिक्चर ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, अपने ऑफिस की तस्वीरें डाल लूंगा यहाँ पे। पिक्चर ऑफ मशीनरी, अगर मेरी कोई मशीनरी है तो डाल दूंगा, नहीं है तो नहीं डालूंगा। बिल्स ऑफ लेडिंग, कोई है मेरा, कोई इंपोर्ट करता हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन डालूंगा तो यहाँ डाल दूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। तो ये जो तीन चीजें हैं ना बच्चे, पहली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें डालनी है। प्रॉपर्टी सिमिलरली, अगर मेरी प्रॉपर्टी को चेंज है मैं उसको यहाँ पे चेंज कर लूंगा। अब ये जो तमाम चीजें हैं, बैंक अकाउंट, बिजनेस, यूटिलिटी आपके लिए नया है। अटैचमेंट में दो तीन चीजें अटैचमेंट करनी है, ये सिंपल अटैचमेंट है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। प्रॉपर्टी वैसे ही है। एट्रीब्यूट में अगर मैं टेम्परेरी लेना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं टेम्परेरी नहीं लेना चाहता, मैं परमानेंट लेना चाहता हूं। इसीलिए मैं इसकी प्लस की ऑप्शन पे करूंगा और यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये जो नो करने से मेरा जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है टेम्परेरी नहीं परमानेंट होगा। टेम्परेरी किसके लिए होता है? जो मुझे पता होता है कि मैंने 3 महीने कारोबार करना है, उसके बाद मैंने बाहर चले जाना है, या जब मैंने कोई लेट से फॉर द टेम्परेरी इंपोर्ट पर्पजेस के लिए पाकिस्तान में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। जैसे पाकिस्तान सहूलत देता है बाहर के मुल्क वालों को कि आपको इक्विपमेंट पाकिस्तान में लाएं, यहां से फिर वापस इंपोर्ट कर लें। इसी तरह पाकिस्तान चीनी के साथ करता है कि चीनी बाहर बेचता है, महंगी करके वापस खरीद लेता है। टेम्परेरी इंपोर्ट, टेम्परेरी इंपोर्ट के लिए टेम्परेरी उस मुल्क का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। अगर किसी बाहर के बंदे ने पाकिस्तान में कोई एसेट लाना है और फिर बाहर वापस लेके जाना है, तो वो टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स देगा, कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। थोड़े अरसा इस्तेमाल करेगा एसेट, फिर वापस लेके जा सकता है। तो ये उसके लिए अहम है, अदरवाइज ज्यादा अहम नहीं है।
हमने ज्यादातर पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं उनको, यस उन्होंने टेम्परेरी नहीं चाहिए, उनको परमानेंट चाहिए होता है। तो ये मैं सेव करूंगा, इसको सबमिट करूंगा, तो मुझे उसके बाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे रिसीव हो जाएगा, और मैं उसको एज इट इज मतलब आगे सेल्स टैक्स के तौर पे चला सकता हूँ। ये बेसिकली बच्चों सेल्स टैक्स का फॉर्म था, कोई स्पेशल नहीं। जब भी सेल्स टैक्स लेना हो यहाँ पे हो जाएगा सेम। वैसे ही फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन टू बिकम मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स, अगर मैं नॉन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं तो मेरे पास मॉडिफिकेशन का फॉर्म है, ये भी वैसा ही फॉर्म है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। बकिया जो नीचे बिल्डर डेवलपर में रजिस्ट्रेशन है, ग्रीनफील्ड स्टेटस, कुछ कंपनीज को बिल्डर डेवलपर और ग्रीनफील्ड स्टेटस ये वगैरह मिला करता है, इनकम टैक्स का भी और सेल्स टैक्स का भी। तो ये सब चीजें उनके लिए हैं जो इस तरह के कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं। खैर मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूंगा, अभी अगली और चीजें अहम है, इनको वक्त के साथ डिस्कस करेंगे। अब अगली बात बच्चे, किसी का स्पेशल टैक्स ईयर है, किसी आप में से सुपर टैक्स पड़ा हो, स्पेशल टैक्स ईयर, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट स्पेशल टैक्स ईयर होता है बच्चों। वो स्पेशल टैक्स ईयर को ऑप्ट करते हैं। आप लोगों का नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई से लेके 30 जून पे खत्म होता है। तो जो अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना है और टैक्स ईयर चेंज करना है तो उसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे है। एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल नॉर्मल टैक्स ईयर, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू चेंज अकाउंटिंग मेथड। तो इस मेथड को और पीरियड को आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन देके। और ये नॉर्मल एप्लीकेशन होती है बच्चे, आपकी जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, नहीं तो फिर आपको एफबीआई का चक्कर लगाना पड़ता है। वो सुनते हैं कि क्यों आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और लोग ये क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि कुछ कंपनीज होती हैं बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जाती हैं, यहाँ पे भी कोई कारोबार होता है, उनका अकाउंटिंग पीरियड और पाकिस्तान में जो कारोबार है उसका अकाउंटिंग पीरियड में फर्क होता है। बाहर के मुल्क में अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, तो इसलिए फिर पाकिस्तान में का बिजनेस को अलाइन करने के लिए एक ही स्ट्रीम में चलाने के लिए उनको अकाउंटिंग पीरियड और टैक्स ईयर सेम करना पड़ता है, अकाउंटिंग मेथड भी सेम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों तो वो उनका अकाउंटिंग पीरियड भी चेंज हो सकता है। कुछ लोग, अब ये बच्चे ये चेंज हो सकता है, सिंपल एप्लीकेशन है। लेट से मैं नॉर्मल टेक्सचर की एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ऑप्शन में 2024 लिखता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने कौन सा ईयर ऑप्ट करना है, कौन सा मैंने टैक्स ईयर ऑप्ट करना है। लेट से मैंने 1 जुलाई, जनवरी, जून से लेके 31 मई तक ऑप्ट करना है। उसने दे दिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि वाई आई वॉन्ट टू चेंज माई टैक्स ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू दिस ईयर। मैंने रीजनिंग लिखनी है यहाँ पे। मैं जो रीजनिंग दूंगा वही बच्चे, वो फिर उसकी लाइट में अगर मेरा बनता हुआ क्लेम तो मुझे मिल जाएगा, अगर मेरा क्लेम ना बनता हुआ तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर मैंने टैक्स ईयर ऑप्ट करना है, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना है, जस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उस टैब पे क्लिक करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे और उधर लिख देंगे क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो वो एज इट इज मुझे, अगर मेरा बनता हुआ जायज क्लेम हुआ, रीजनिंग दूंगा, अटैचमेंट में मैं वही अटैचमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या अटैच करना है कि मैंने बाहर के मुल्क के मेरा कोई अलाइनमेंट हुई भी है तो उसी वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर इस असाइनमेंट में सिमिलरली सिमिलरली बच्चों, इस असाइनमेंट के अंदर वही चीज आएंगी जो मेरी हेयरिंग्स लग रही होंगी कि इस केस में आप आ जाएं, इस डेट को हम सुनना चाहते हैं कि आप क्यों चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो फिर वो सुनेंगे और फिर दे देंगे। ये सेम एट्रीब्यूट है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आ रही बच्चे। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती हैं बाज़ औक़ात एप्लीकेशंस में। तो ये अकाउंटिंग पीरियड और टैक्स पीरियड चेंज करने का डेटा है। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज हम एक एनजीओ बनाते हैं। कुछ लोग, अब मैं एक डिफरेंट टॉपिक बता रहा हूँ। कुछ लोग, अभी मैं सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा बच्चों।
कुछ लोगों के जहनों में आता है कि भाई हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पे तो टैक्स नहीं लगा करता। जब उस पे टैक्स नहीं लगा करता तो फिर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। एक चीज जहन में रखें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे ये लोगों का ख्वाब है कि टैक्स नहीं लगता। उसकी रीजन ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कराने में भी मतलब मस्त टाइम लग जाया करता है, और सफिशिएंट टाइम लगता है, कोई इजी चीज नहीं है। तो ये जो चीज है बच्चों, ये जो चीज है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर रजिस्ट्रेशन होती है, एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि अगर किसी ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसकी दो ऑप्शन है, या रजिस्ट्रार ऑफ द इंडस्ट्रीज वो बनाता है, और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 42 की कंपनी बनाता है। उस कंपनी के बनने में तकरीबन 2 से 6 महीने लग जाते हैं, जो एसईसीपी से बनती है। और आजकल जो रजिस्ट्रार ऑफ वो है, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रार है, वो इसको बना नहीं रहा थ्रू ट्रस्ट एक्ट, ये जो भी लेटेस्ट एक्ट्स आए हैं उसके तहत बना नहीं रहा। अगर बाय एनी मीज आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर आप एनटीएन लेते हो, एनटीएन लेने के बाद आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 236 सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 में आके उसको डिफाइन किया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। आप वहां पर ये जो जहां पे आपके आगे एप्लीकेशन आ रही है 236, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जब आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो तो फिर उसके बाद भी तकरीबन एक सफिशिएंट टाइम होता है, एफबीआई इंक्वायरी करती है कि क्यों आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दी जाए। इसकी मिसाल ऐसे में देता हूं बच्चों कि जब इजराइल आएगा ना आपकी जान लेने के लिए, तो इजराइल से कहना कि मेरी जान ना निकाले, तो इजराइल कहेगा कि क्यों ना निकालूं जान, कोई स्पेशल तुम्हारे पास है इम्यूनिटी के, तुम कोई स्पेशल बंदे हो, मुझे तो हुक्म है मैं निकाल के रहूंगा। इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे पे टैक्स नहीं लगता, एफबीआर कहेगा जी बिल्कुल जी आपको आपके टैक्स नहीं लगता, मैं आपको माफ करता हूं। तो एफबीआर भी इसी तरह का शख्सियत है, वो टैक्स लगा के रहता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है अपने जिनों से दूर कर लीजिएगा, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट लेने से पहले 100 दफा सोचिएगा। खैर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका स्टेटस मिल भी जाता है तो तब आगे आपको एग्जम्पशन एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं ताकि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ना लगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, और इट टेक्स सफिशिएंट टाइम बच्चों, कि आपकी सोच होगी मतलब 2 ढाई साल कम से कम लग जाते हैं आपको ये स्टेटस एक्वायर करने में, और स्टेटस के बाद एग्जाम्पशन लेने में, और एग्जाम्पशन हर साल दोबारा हर साल अप्लाई करनी पड़ती है कि टैक्स ना लगे आप पे। खैर, आप ये ले लेते हो, उसके बाद आप जब आपने रिवाइज करनी है, लेट से मैं आपके आगे एप्लीकेशन खोलता हूँ, अब तकरीबन तमाम एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक ही जैसा है। मैंने इस पे क्लिक किया बच्चों, यहाँ पे मैं पीरियड सेलेक्ट करूंगा, लेट से 2024 के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। उसने कहा है डज नॉट फाउंड, क्योंकि मेरे पास है ही कुछ नहीं। लेट से मैं 2023 के लिए अप्लाई करता हूँ बच्चों। वो कहता है मैसेज की, क्योंकि उसने मुझे स्टेटस ही नहीं दिया हुआ पहले कि मैं इसको ले भी नहीं सकता, तो पहले स्टेटस ओपन कराऊंगा फिर जाके लूंगा। सो एनपीओ स्टेटस ऑब्टेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू गेट इन एफबीआर। एग्जम्पशंस लेना सबसे मुश्किल काम होता है एफबीआर में। वन ऑफ द मतलब जिसे कहो ना 3 4 मुश्किल काम जो इंतहा के मुश्किल काम है, उनमें से एक काम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उनपे टैक्स ना लगने की अप्रूवल कराने का। तो ये बहुत मुश्किल काम होते हैं। खैर, आगे चलते हैं बच्चों, ये आप इसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं कि कंपनीज को मिला करता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं इसलिए मुझे नहीं दे रहा। रजिस्ट्रेशन में दूसरी ऑप्शन आ रही है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रिफ्यूज मेंटेन। आपने अगर एक्सटेंशन लेनी है, ये 3 साल के लिए एनपीओ का स्टेटस मिलता है, फिर हर 3 साल बाद एक्सटेंशन लेनी पड़ती है आपको, तो ये सब काम करना पड़ता है। चलो अब ये भी वही सेम चीज है। अगली अहम चीज बच्चों मैं बताता हूं, अगली जो सबसे अहम चीज है, आप लोग को मैं एक सिनेरियो बताता हूं। अगर आप में से कुछ सैलरीड पेशा लोग हैं तो वो ये चीज जानते होंगे, कुछ सैलरीड पेशा लोग नहीं हैं, वो थोड़ा सा कम जानते होंगे। मैं दोनों के लिए एक सिनेरियो समझा रहा हूं। सिनेरियो ये है बच्चों
कि एक बंदा है, उस पर टैक्स लगता है सैलरी के ऊपर। अब सैलरी के, ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स लग गया, ग्रॉस सैलरी के ऊपर, ग्रॉस सैलरी के जब टैक्स लग गया, उसी ग्रॉ और बेसिक सैलरी पे कोई भी प्रोविडेंट, ग्रेचुटी, सुपर एनुएशन और पेंशन, ये डिफरेंट तरह के फंड्स हैं, डिफरेंट तरह के फंड्स होते हैं। ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगता है, बेसिक सैलरी का 10%, 5%, 7.5%, कोई भी परसेंटेज जो है, लेट से 1 लाख मेरी बेसिक सैलरी है और मेरी ग्रॉस सैलरी 2 लाख है, तो 2 लाख पे टैक्स लगेगा, 2 लाख के ऊपर। और बेसिक सैलरी पे एक पोर्शन कैलकुलेट होगा जो मेरी सैलरी से यूजली तौर पे निकाला जाएगा, कोई सम अमाउंट निकाल दी जाएगी मुझे, मेरी सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से मेरा टैक्स भी माइनस करके, और ये पेंशन या ग्रेचुटी फंड, को ये ग्रेचुटी की बात करते हैं। ग्रेचुटी की बात यह है कि एक सर्टेन पोर्शन निकाल देंगे मेरी उस ग्रॉस सैलरी में से, 2 लाख में से टैक्स भी निकलेगा, 2 लाख में से ग्रेचुटी की अमाउंट भी निकलेगी जो 10% डिसाइड की है एम्प्लॉयर ने। तो टोटल अमाउंट लेट से टैक्स और ग्रेचुटी की मिला के हो गई 50,000। तो मेरा टेक होम जो है, जो मैं घर पैसे लेके जाऊंगा, वो 1.5 लाख है तकरीबन। मैं 1.5 लाख अगर घर ले जाता हूँ, तो अगर समझो, तो ग्रेचुटी में ये होता है कि मैंने अगर ग्रेचुटी की अमाउंट 20,000 रुपए थी, 30,000 रुपए टैक्स था, 50,000 तो मैंने ये अमाउंट बताई ना, तो 20,000 मेरी सैलरी में से कटा और 20,000 ही इंप्लॉयर देगा। टोटल अमाउंट होगी 40,000। 40,000 एक सेपरेट फंड में डाल दी जाती है। वो फंड जो होता है, जब मैं रिटायर होता हूं तो मुझे उस फंड, और फंड में जितने भी पैसे हुए मेरे और एम्प्लॉयर के, और उस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आई, वो सब मुझे दे दिया जाता है। मैं अगर रिटायरमेंट पे उस पैसों को मुझे वापस कर दिया जाता है। अब अगर थोड़ी देर के लिए समझो, तो उस, मैंने आपको बताया कि ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा, नेट सैलरी के ऊपर नहीं। नेट सैलरी थी 1.5 लाख और बेसिक सैलरी थी 1 लाख रुपए। तो जेनो में रखो, ग्रॉस सैलरी पे जब टैक्स लगेगा, तो एक सर्टेन पोर्शन, तो उसके जो बेसिक सैलरी थी, उसका 10% अगर उन्होंने निकाला, तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट चुका था। जब टैक्स कट चुका था, तो इसीलिए जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड, सुपर एनुएशन फंड और पेंशन फंड, इन तमाम के ऊपर, इन तमाम के ऊपर एफबीआर एग्जम्पशन देता है कि आपने इसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं काटना, क्योंकि इस इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट चुका होता है। अगर मेरा प्रोविडेंट फंड पे टैक्स कट चुका है, तो उसकी मुझे जो, मतलब सैलरी पे टैक्स कट चुका है, तो प्रोविडेंट फंड की इनकम पर टैक्स नहीं कटेगा। जब प्रोविडेंट फंड की इनकम पे टैक्स नहीं कटेगा, आगे एक शर्त लगा दी है एफबीआर ने कि अगर आपका फंड रिकग्नाइज्ड होगा, आपका फंड रिकग्नाइज्ड होगा, तब ही हम आपको एग्जम्पशन देंगे। और उस रिकग्निशन की जो एप्लीकेशन है, ये आपके सामने आ रही है। तो ये जो पूरी स्टोरी मैंने बताई है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, सुपर एनुएशन, पेंशन एटसेट्रा, जितने भी फंड्स हैं, उनकी पहले रिकग्निशन होती है। रिकग्निशन का क्या मतलब है? रिकग्निशन जैसे कि आपने एनटीएन ले लिया, एनटीएन के बाद आपने 236 का स्टेटस लेते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस लेते हो। इसी तरह प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का, ग्रेचुटी का स्टेटस एक्वायर करते हो कि आपका फंड रिकग्नाइज्ड है। अगर फंड रिकग्नाइज्ड है, तो उसकी इनकम पर टैक्स नहीं होगा। तो उन तमाम के तमाम की रिकग्निशन जो होती है बच्चों, वो इधर से एप्लीकेशन के थ्रू होती है। ये सवाल अभी जब हम सैलरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तब मैं आपको मजीद क्लियर करूंगा। अभी आपको जस्ट बताया कि रिकग्नाइज कैसे, रिकग्नाइज की एप्लीकेशन कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है।
लेकिन कंसेप्ट मजीद थ्रू रिटर्न आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। अभी बच्चों आप लोगों के पास टाइम है, मेरा सेशन एंड है, बकिया जितनी भी ये चीजें हैं ये मैं साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न में और जितनी चीजें हैं साथ साथ विद द सेशन आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं बच्चों तो करो बच्चे। मैं अब्दुल रहमान मेहमद, रेज हैंड बच्चे। मैं सवाल लेता हूं, आप पहले लिखो, फिर मैं आपके सबका सुनूंगा। माय क्वेश्चन नॉट आंसर्ड। काशिफ भाई क्वेश्चन दोबारा लिख दें, माजरत, बहुत बहुत माजरत, आप दोबारा लिख दें। उस्मान एक स्मॉल रिटेलर है और उसका स्पैन क्या है उसका? उसका क्या है? उसका स्पैन काम है तो सेल्स एक्सटेंशन। बच्चे मुझे समझ नहीं आया बच्चे आपका। सर फेडरल एक्साइज टैक्स नॉट एप्लीकेबल टू हज गेस्ट बट देयर इज नो ऑप्शन इन सिविल एविएशन टैक्स परफॉर्म ऑल्दो आई मेड एंड सेंट टू embarkation सेल टू अवॉइड द एम्बिग्विटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बच्चे आप आई गेस सो ये कौन सा बच्चा है? नाइस क्वेश्चन। हसन अली खान। हसन बच्चे आई गेस आप किसी एयरलाइन में काम करते हो। आपने एयरलाइन में काम करते हो, एफईडी का याद रखो। एफईडी का रूल, एफईडी के स्पेशल रूल्स हैं और स्पेशल रूल्स फॉर एयरलाइन। उसमें 41A का 1 है सेक्शन, सब सेक्शन। तो रूल 41A सब सेक्शन 1 उसमें ये लिखा हुआ है। और ये आपका जब असेसमेंट होगी तब कैलकुलेट होगा, तो नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर ये कर रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए, उसका केस बना के आगे देना चाहिए। Need your consultancy. I am बच्चे available whatever you want, whenever you want. I can understand. This is a critical case. तो मुझे बताना बच्चे, अगर मैं कोई हेल्प करनी हो तो। ठीक है। और if there are more than one bank accounts will be added, बच्चे सारे डाल दो, नहीं तो एक डाल दो, कोई मसला नहीं। ठीक है। सेल्स टैक्स प्रोविंस से लिया जाएगा कि प्रोविंस? बच्चे इनकम टैक्स अगर सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है तो फेडरल, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है तो प्रोविंशियल। उस्मान भाई सेल्स टैक्स फेडरल, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, गुड्स के ऊपर, तो फेडरल सेल्स टैक्स एक्ट लगेगा। अगर कोई सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है तो प्रोविंस लग जाएगा। सर रजिस्ट्रेशन एज अ परचेजर कैन इंडिविजुअल प्रोसेस नीड रिप्लेस रजिस्ट्रेशन एज अ परचेजर कैन इंडिविजुअल। बच्चे क्या कहना चाह रहे हो? एज अ परचेजर कैन इंडिविजुअल प्रोसेस नीड रिप्लाई। बच्चे मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन हसन बच्चे, सॉरी बच्चे, बट दोबारा से कर लो बच्चे। सेल्स टैक्स बच नुमान बच्चे, ना इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन की फीस है, ना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की फीस है, ना रिटर्न फाइलिंग की फीस है। एफबीआर में फीस नहीं है। एफबीआर टैक्स लेगा जब फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करोगे तो। काइंडली अनम्यूट मी काशिफ भाई। काशिफ भाई एक मिनट पहले, अच्छा बच्चों एक मिनट जरा काशिफ भाई को सुन लें। अब ये काशिफ कौन सा है, मोहम्मद काशिफ या दोनों हो कह दिए, एम काशिफ और मोहम्मद काशिफ? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने क्वेश्चन किया था कि एक सोल प्रोप्राइटर है और वो डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है। असल वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस भी करता है, ऑटो सेल्स का बिजनेस भी कर रहा है, अब 3 से 4 बिजनेसेस रन कर रहा है। ठीक तो है। क्या उसमें उसको ये तमाम बिजनेसेस के लिए सेपरेट जो है वो अपना ये रजिस्टर करना पड़ेगा? ये तमाम बिजनेसेस जो हैं, जैसे मैं, मेरा जो प्रोफेशन बैंकर है। बच्चे मैं जवाब देता हूँ, नहीं। एक ही बिजनेस 10 तरह के काम कर सकता है, कोई मसला नहीं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा इसमें ये है कि अच्छा। आपने कहा कि प्रोविडेंट फंड पे जो है वो किसी किसी को अनटैक्स पे टैक्स नहीं हो। हम्म। अच्छा, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, अब मैं कल जाकर दोबारा चेक भी कर लूंगा ऑफिस में। मेरे प्रोविडेंट फंड पे टैक्स कटता है, ये लेकिन क्या एक? आपका रिकग्नाइज फंड नहीं होगा। नहीं, मैं बैंकर हूँ और बैंक में काम करता हूँ, ठीक है। तो यूबीएल बैंक फंड में हूँ। रिकग्नाइज है आपका? सर ऑब्वियसली होना चाहिए यूबीएल, मैं कह रहा हूँ ना कंपनी। बच्चे, चेक कर लो।
ठीक है, ओके ये चेक कर लो। फंड रिकग्नाइज नहीं, काफी बैंक्स का नहीं है, मुझे पता है उनका। ठीक है। थैंक अभी रिसेंटली 4C की जजमेंट में सिर्फ अस्क्री बैंक आया हुआ था, बाकी बैंक सो रहे थे शायद, पता नहीं किधर थे। ठीक है, तो वो ठीक चेक चेक कर लो बच्चे। ठीक है, अगर थैंक रिकग्नाइज्ड है तो नहीं कटना चाहिए। लेकिन जब आपको रीपेमेंट होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, कि जब रीपेमेंट आपको होती है ना, कोई आप विड्रॉ करते हो सम अमाउंट, तो जो एम्प्लॉयर का शेयर है उस पर टैक्स नहीं होता। ठीक है, एम्प्लॉयर का शेयर है उस पर टैक्स ऑलरेडी कटा नहीं होता, तो उस पर टैक्स लगा करता है। खैर, आप पहले चेक करो फिर मुझे बताओ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जिसका कोई सवाल नहीं है बच्चों, बेशक क्लास छोड़ के चला जाए, कोई मसला नहीं। किसने सवालों से सवाल पूछने हैं, कोई सवाल सुनना चाहता है, शायद उसको उससे इल्म मिल जाए, तो बैठे रहे। ठीक है, इनकम टैक्स रेट्स विद स्लैब्स फॉर करंट ईयर बच्चे। मिसिस सलीम, मैं ना क्लास के बाद इंशाल्लाह आपके ग्रुप में ना वो विद होल्डिंग टैक्स कार्ड आपको शेयर करता हूँ, काइंडली उसको फॉलो करिएगा, आपको मिसिस सलीम मिल जाएगा। मिस्टर सैलरी परसेंट बिजनेस इंडिविजुअल दोनों। उस्मान बच्चे, अपना ना माइक अनम्यूट करो। ठीक है उस्मान, मैं करता हूँ। अब बच्चे बोलो, जो सवाल है तुम्हारे ना, एक दफा ठंडे हो जाओ, मुझे तो सवाल समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। उस्मान बच्चे बोलो। अच्छा, उस्मान बच्चा लगता है गुम हो गया। अच्छा, जुहेब खान है सर, रियल एस्टेट बिजनेस में सेल एंड परचेज कमीशन पर किया जाए क्या? रियल एस्टेट बिजनेस में सेल एंड परचेज कमीशन पर क्या सेल्स एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है बच्चे, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज लगता है। सर ये एप्लीकेशन जो है फंड्स की, उनमें अप्लाई कब करते हैं, जब वो फंड मिलेगा या जब एनटीएन लेगा? बच्चे ये फंड की बात हो रही है, फंड ने जब बनना है, फंड ने जब रजिस्टर होना है, अब्दुलरहमान भाई आपकी बात कर रहा हूँ, फंड जब रजिस्टर होगा तब फंड खुद अपना एनटीएन लेगा बच्चे। काशिफ भाई अनम्यूट हो गए हैं किसी और का? अगर दोबारा कोई अनम्यूट होना चाहता है तो बच्चों मुझे बताओ, मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। अब्दुल रहमान मेमन, अब्दुल रहमान मेमन। जी बच्चे, अब्दुल रहमान बोलो। जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि ये जो प्रोविजनल फंड होता है, ग्रेजुएटी होता है, इसमें जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे कोई भी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी उसमें जो है वो एप्लीकेशन उसने वो अप्लाई किया होगा एप्लीकेबल उस फंड के लिए, या जो रिटायरमेंट पे जिसको मिलता है वो अप्लाई करेगा, इधर जो नहीं आपने नहीं, वो बताया। कंपनी बच्चे, जो जिसने अप्लाई किया होगा, जो कंपनी होगी। देखो, एक आप हो, एक आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी ने आपके फायदे के लिए एक फंड बनाया है, कि जब आप रिटायर होगे तो एक आपको पैसे मिलेंगे। उसके लिए सेपरेट एक एंटिटी बना करती है, सेपरेट एक फंड रजिस्टर हुआ करता है, उसका सेपरेट एनटीएन हुआ करता है। तो जब एनटीएन भी सेपरेट हो गया तो वो एप्लीकेशन खुद देगा फंड। फंड जो एप्लीकेशन देगा तो फंड को अप्रूवल मिलेगी, तो फिर उससे जो आपको इनकम मिलेगी उसमें आपके हिस्से पे टैक्स नहीं होगा। समझ आया बच्चे? ना करे। अच्छा, थैंक यू बच्चे, गुजरावाला भाई, थैंक यू वेरी मच बच्चे। सर ए ब्लू केटरिंग इनवॉइस में 18% टैक्स अप्लाइड है क्या? ए ब्लू के तो मेरे ब्लू से हो बच्चे, गुड। अच्छा सर, ए ब्लू केटरिंग की इनवॉइस में 18% टैक्स अप्लाइड किया है मैंने तो कहा आफ्टर 18 यू शुड इशू द SBR। बच्चे एक मिनट, मैं आपकी सुनता हूँ, अब्दुलरहमान भाई एंड बकिया जो भी है। सर ए ब्लू, अच्छा बच्चे हसन बच्चे, आप भी जरा अपना माइक कर लो बच्चे, अगर आपने करना है, जो मर्जी बोले। जी जी बोले। जी सर, ठीक है। तो मुझे सर थोड़ा इसमें ये कंफ्यूजन थी, जैसे ये आपने फंड वगैरह बनाया, अब ये पता कैसे चले कि जैसे कोई कंपनी ने उसमें अप्लाई किया हुआ है ग्रेजुएटी और इस फंड के लिए या नहीं किया हुआ, क्योंकि जो सैलरी स्लिप होती है या जो भी होती है उसमें तो ये काटते हैं कि भाई आपकी इतनी सैलरी में से इतना टैक्स कटा है,
और उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ था ग्रेजुएटी का कितना कटा है, या इसमें से कितना कटे, तो ये पता कैसे चले कि उस कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ? बच्चे आप कंपनी वालों से पूछोगे ना, आपके पास कोई सेपरेट राज तो नहीं आएगा ना, आप कंपनी वालों से पूछोगे कि भाई ये ग्रेचुइटी पे मुझे टैक्स क्यों कट रहा है, या आप रिकग्नाइज करवाएं फंड, आप क्यूरी रेज करोगे अपनी कंपनी को कि भाई इस पे तो टैक्स नहीं कटना चाहिए अंडर दिस दिस क्लॉज जो मैंने आपके सामने खोली है। ठीक है, तो आप ये क्यों ठीक। नहीं करवा रहे, मुझ पे टैक्स क्यों एक्स्ट्रा कट रहा है। ठीक है, आप ये कर। ओके। ठीक है। अच्छा मुनव्वर भाई, आदिल मलिक भाई, जिसने बोलना है बोले। हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी मुनव्वर भाई। अच्छा सर जी, ये मेरा एक क्वेश्चन था पीछे रजिस्ट्रेशन में। जब हम रजिस्ट्रेशन पे करते हैं ना प्रोफाइल में अपडेशन में, तो हाँ सैलरी इंडिविजुअल को हम ना उसमें क्लिक करते हैं भाई, उसके बिजनेस में नहीं वो नीचे शो करे सैलरी, तो वो पहले ऑप्शन आता है बिजनेस को सिलेक्ट करें, तो वो डायरेक्ट कैसे सैलरी वाला ऑप्शन खुल जाए, यानी कि वहाँ वो करें उसका बिजनेस है ही नहीं, फिर मजबूरन बिजनेस पे क्लिक करके फिर जाके आगे रजिस्टर करना पड़ता है मतलब प्रोफाइल। रजिस्ट्रेशन में। सर रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जब प्रोफाइल अपडेट करते हैं, हाँ ये प्रोफाइल आता है ना सर, ऊपर एक ऑप्शन है माय प्रोफाइल पे जी सर। बच्चे, ये ये सर, मैंने हाँ, खोल यहाँ पे। लिया। ये मैंने हाँ प्रोफाइल खोल ली अपने। जी ठीक सर। है। हाँ अभी इस पे सर इनकम सोर्स पे आ जाए सर। हाँ ठीक है। हाँ सर, अभी इस पे बिजनेस क्लिक किया हुआ है, फिर वो आगे बिजनेस पे वो क्लिक करें आगे सर, बिजनेस जहाँ लिखा हुआ है सर। ये बिजनेस पे आ गए। नहीं, फिर अभी ऊपर ऊपर सर इसके साइड। हाँ नहीं सर, इधर नहीं, इधर नहीं। हाँ यहाँ पे सर हम इसको छोड़ें एक मिनट सर पीछे, और इसके साथ बिजनेस लगाना ऊपर ऊपर सर। बिजनेस ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। नहीं सर, ऊपर जो ये ये। बिजनेस खाली लिखा हुआ, हाँ ये वाला। हाँ हाँ इसको क्लिक करें ना, इधर मैं शो करवाता हूँ कि ये सैलरीड पर्सन है इधर क्यों शो इसके करो, ऊपर। क्यों सर शो फिर करो। मैं कहा, सर उसके वो डिटेल शो मांग रहा है ना कि मुझे उसमें जो एक्टिवेशन उसका आता है उसमें लिखना चाहिए कि सैलरीड पर्सन है ये और बच्चे क्यों एक्टिविटी में। अपडेट ना करो ना, किसने कहा है। इनकम सोर्सेज में जाओ, यहाँ पे हाँ बस करो, यहाँ पे अदर सोर्सेज को हटाओ, बिजनेस को हटाओ, ओके करो। बस इतनी सी बात सर। है। हाँ वेरीफाई चेंजेस करो, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखो, जो भी है वेरीफाई पिन कर दो। ये पिन, अच्छा मुझे कोई कोई और रखा हुआ है, 4 5 6। चले ठीक। ठीक है ना, ऐसे ना हम्म। करो ना बच्चे। ठीक है ना। नहीं तो सर वो नीचे प्रिंसिपल एक्टिविटी में और वहाँ सैलरीड पर्सन आ जाएगा जब हम उसको स्टेटस देखते हैं, स्टेटस सर जब देखते हैं ये वाला प्रोफाइल इंक्वायरी। कौन सा स्टेटस होता है, सर जो फिर वो जो एक्टिव टेक्स्ट पे मैं अब, स्टेटस, एक्टिव टेक्स्ट पे स्टेटस हाँ, जो है, जी हाँ सर यहाँ पे हाँ। यहाँ पे तो बच्चे मेरा देखो कोई स्टेटस आएगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा सर तो प्रोफाइल स्टेटस। सर, टेक्स्ट इसमें प्रोफाइल इंक्वायरी सर। भाई प्रोफाइल इंक्वायरी किया ना मैंने, खुला नहीं है। हाँ ये यहाँ देखो, पे आप लगाए। हाँ ये देखो बेटा। ये लो। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या। सर वो नीचे नीचे नहीं सर, ये देखें ना, ये ब्लैंक आ रहा है आपका, इधर वो कह रहे हैं जी इधर हमारा ना आना चाहिए सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस ड्रेस में वो हम कंपनी का नाम आना और आगे सैलरीड पर्सन आना चाहिए। अच्छा वो बच्चे फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये आप कर रहे हो ना, जी तो जब मॉडिफिकेशन में जाओगे ना, मॉडिफिकेशन जी। उसमें करो लिंक, लिंक करो उसको। अच्छा। मॉडिफिकेशन करते हो ना तो उसमें लिंक करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। और सर वो थोड़ा करके दे, मैं इधर बड़ा फिर बिजनेस को मजबूर साइन करना पड़ता है क्योंकि लेट से मैं इसी पे जाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, ये लिंक आ रहा है, इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। हम्म। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, प्लस के ऑप्शन पे जाऊंगा। जी कैपेसिटी, कैपेसिटी 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 कैपेसिटी। अच्छा एम्प्लॉयर। ठीक है। एम्प्लॉयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और ये पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड आ गया। मैंने ये किया, हम्म। यहाँ पे हम्म। स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे करूंगा, ओके कर दूंगा, ये डाल गया। ठीक है। अब ठीक मैंने है। बताया कि वो मेरा एम्प्लॉयर है, सबमिट कर हम्म। दूंगा। अब फिर चेक करना बच्चे।
ठीक अच्छा है, वो नीचे आ जाए। आ जाएगा। चलें, बस ये पूछना था सर मुझे। कोई मसला नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं। थैंक यू। ठीक है, आदिल भाई आपका सवाल रह गया होगा, आप बोलो आदिल भाई। जी जी सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जैसे एक बिजनेस इंडिविजुअल है, वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो जैसे उसने बोला कि उसने इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर करवाया। सर अगर वो सेल्स टैक्स पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता, तो एफबीआर उसको पकड़ पकड़ लेगा, या उसको लाजमी करवाना पड़ेगा, या करवा सकता है या नहीं करवा एफबीआर सकता? एफबीआर काम करने पे है ना, तो एफबीआर के पास पावर है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको भी नोटिस कर देना। एफबीआर ठीक है किसी को सर। भी नोटिस कर सकता है, एफबीआर पकड़ना चाहे किसी को भी पकड़ सकता है। ठीक है, अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, उसकी डोमेन में है, वो ना करे और बात है, वो मेरा ताल्लुक नहीं ठीक उससे। है। वो ना करे तो ठीक है। दैट इज अ ठीक। डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। अच्छा सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या मैं एयर टिकट के ऊपर रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? हाँ जी बच्चे, कर सकते हो। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछा था कि सिंध की तमाम सर्विसेज के ऊपर 13% जीएसटी क्या हाँ एप्लीकेबल है? पर आपने आगे से जवाब दिया था कि मास वाय उनके जिनके अगेंस्ट कोई एसआरओ हो एग्जेम्पशन का। सर हाँ। मैं इसको इस प्रोस्पेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सर्विसेज हैं, जैसे एनुअल लिस्टिंग फी हो गया या टोकन फी वगैरह हो गई, हम्म। वो जब कंपनीज जो है इनका आरएस से टोकन वगैरह वो यूज करते हैं पुकार्स के लिए, तो उनकी जो इनवाइसेज आती हैं उनके ऊपर 13% सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है। मैं जरा उसके रेफरेंस में जाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने स्टॉक एक्सचेंज वालों को फोन किया और उनसे उनसे रेफरेंस लेने की कोशिश की, तो जो बंदे ये डील कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि 13%, उनको सिर्फ इतना पता है कि 13% है, लेकिन 13% के पीछे बैक एंड पे रेफरेंस उनको नहीं पता कि कौन सा लॉ है सिंस सेल्स टैक्स का, कौन सी उनका टैरिफ कोड है जहां पे वो लिखा हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज जो होंगी वो 13% पे होंगी। उनको सिर्फ इतना पता है जी 2 जून से तमाम सर्विसेज के ऊपर जो है 13% सेल्स टैक्स जो है वो उसको अलाउ कर दिया गया है। सर को काइंडली इस पे कोई मुझे शेयर कर सकते हैं, अगर कोई आपके पास अच्छा, है आई गेस इसका लिंक? सेकंड, मैं आप पहले सर्च कर लो खुद से, सेकंड शेड्यूल ऑफ सिंध सेल्स टैक्स और सर्विसेज देखो, फिर आप। सेकंड शेड्यूल। हाँ, सेकंड शेड्यूल ऑफ सिंध सेल्स टैक्स और सर्विसेज, उसमें सारे रेट्स और एंट्रीज लिखी होती हैं। वो एंट्रीज ठीक है पढ़ोगे, सर। अगर उसमें आई गेस लिखा हुआ है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, ठीक है, ठीक है ब्रोकर्स सर। और ठीक है एटसेट्रा सर। एटसेट्रा इस तरह का सबका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है वहां सर। पे आप ठीक है पढ़ सर। लोगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो सर, थैंक यू थैंक कोई यू। मसला नहीं। दानियाल भाई, हुक्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे ना ये क्वेश्चन पूछना था कि बेसिकली अब पाकिस्तान में कई बिजनेस ऐसे होते हैं, छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो वो अपने आप को एक तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करवाते, एक तो वो जब परचेज करते हैं कच्चे खातों जिस तरह कहते हैं वो अनडिक्लेयर्ड मतलब चीजें परचेज करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं, तो वो विदाउट सेल टैक्स ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके जो मोस्टली कस्टमर भी होते हैं वो भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि हम प्राइस कम कर दें, हम सेल टैक्स चार्ज नहीं करते, प्राइस कम करके हम खेल लें मार्केट में। तो इस सूरत में वो कैसे अपने आप को अवॉइड कर सकता है या सेल टैक्स पे कैसे जा सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करे कि एफबीआर में भी वो मतलब सही रहे, लीगल तरीके से कैसे कर सकता है, क्या करे वो? बच्चे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हर सर्विस पे सेल्स टैक्स लगना शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एफबीआर हम्म। पकड़ना शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो वेंडर्स हैं वो सेल्स टैक्स में आना शुरू हो जाएंगे। फिर कोशिश करो कि आप उन वेंडर के साथ डील करो जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, वेंडर छोड़ दो अदरवाइज, वेंडर्स और जो सेलर है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करोगे। मैंने एक स्टोर की बात करूंगा, उसके जो वेंडर हैं वो तकरीबन कोई 800-900 के करीब वेंडर्स हैं उसके, ठीक है, जिनसे वो हम्म। परचेसिंग करता है। ठीक है, तो हम्म। जब बिजनेस शुरू किया था तकरीबन कोई 80 के करीब रजिस्टर्ड थे। उसने कहा कि हम्म। मैं काम ही नहीं करूंगा आपके साथ अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते। सारे रजिस्टर्ड हो गए, तकरीबन कोई 600 के करीब रजिस्टर्ड हो गए अब। ठीक है, ऑल्दो इट टेक सम टाइम, बट इट इज हम्म। पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज आपको बेयर करना चाहिए, नहीं तो फिर आप कहो कि टैक्स चोरी हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, हम्म। ये है इसका। ठीक है, हसन भाई बोलो। ठीक। हसन अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ये एयर कूलिंग इनवाइसेस करता है हमें कैटरिंग की ना, मैंने कहा है कि भाई आप सिंध सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड हो, 13% से आप अगर
काटें ये स्टेट टैक्स आफ्टर 18 अमेंडमेंट, ये जो है पीआर की वो जुरिडिक्शन नहीं आती, ये आपकी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की आती है। लेकिन वो बजट देंगे वो 18% पर देते हैं। तो इसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए थी। आज मैं शेड्यूल देख रहा था, मुझे कुछ नजर नहीं आया उसके अंदर मैं कि ये तुम्हें कब। बताता हूँ बच्चे, पंजाब का और सिंध का जो प्रियम्बल है ना, सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, उसका जी प्रियम्बल और पहली पहली लाइन पढ़ो, उधर लिखा हुआ है कि फॉर एनी सर्विसेज ओरिजिनेटेड और एग्जीक्यूटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। और सिंध में भी लिखा हुआ है एनी फॉर एनी सर्विस ओरिजिनेटेड और एग्जीक्यूटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो अगर पंजाब से बैठ के वो सर्विस दे रहा है सिंध में, तो पंजाब वाला कहता है पंजाब का टैक्स दो, सिंध वाला कहता है सिंध का टैक्स दो। तो उसके लिए फिर एक किसी सूबे में टैक्स दे दो, दैट इज सफिशिएंट। तो आपको किसी एक सूबे में टैक्स, आप उससे कह दो कि भाई आप अगर इधर आ जाओ तो हमें टैक्स की कम फटीक पड़ती है, तो बेहतर है ना। तो वो कहते हो कि भाई हम उधर कैसे आए आपको सर्विस देने के लिए। तो इसमें वो कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये है और ये लगा करता है। और जिससे कह लो कि ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है, तो ये चीजें हैं। तो आप उनसे कहो कि भाई आप रजिस्टर्ड हो जाओ, अगर नहीं रजिस्टर्ड होते तो वो ठीक काम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत काम नहीं है। चलें, सही है सर, बस यही पूछना था। कोई मसला नहीं बच्चे। उस्मान बच्चे बोलो। बच्चे जिस जिसके सवाल एड्रेस हो गए ना, वो हाथ नीचे कर दे, थोड़ी मेहरबानी, ठीक है ना। कितने बच्चे रह गए अभी, मैंने मैसेज पढ़ने हैं। ठीक है, उस्मान बच्चे बोलो जल्दी से, पहले भी तुम्हारा वेट किया है। मोहम्मद उस्मान साहब। चलो मर्जी। अच्छा, मैं अब जो अनरीड है स्मॉल लिटर उसकी ट्रांजेक्शन, उस्मान साहब ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ नहीं तो जिसके क्वेश्चन नहीं है वो चला जाए। द दिस कम अंडर द प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अंडर जो भी है। हाउ इट इज चेक्ड ऑफ द कंपनी। मैडम एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके वहां से आप चेक कर सकती हैं। आप गूगल पे जस्ट लिखें एक्टिव टैक्स पे स्टेटस ऑफ एक्टिव टैक्स पे स्टेटस एफबीआर। ठीक है, अब मैं ये आपके सामने लिख रहा हूँ मिसिस सलीम, अगर आप स्क्रीन पे नहीं तो वीडियो में देख लीजिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्टिव टैक्स पे की स्टेटस चेक करता हूँ सेल्स टैक्स के अंदर या जो भी है। तो इसके अंदर बच्चों में किधर गया यार। जी मिसिस सलीम एक मिनट, मुझे लिंक नहीं मिल रहा, एक मिनट दें जी, मैं आपको लिंक देता हूँ सो दैट कि आप आराम से ढूंढ। हाँ ये मिसिस सलीम, मैं आपके सवाल का एड्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने एफबीआई की साइट खोली है, यहाँ पे मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे मैडम जा रहा हूँ। इसके अंदर जाऊंगा, एक्टिव टैक्स पेयर इनकम का टैक्स चेक करना है, मैं इस पे चेक करूंगा। यहाँ पर मैं उसका पैरामीटर एनटीएन सेलेक्ट करूंगा, जो भी एनटीएन है मैं वो डालूंगा यहाँ पे। जिस डेट का मैंने चेक करना है वो डालूंगा, यहाँ पे मैं उसका कोड डाल दूंगा। तो मुझे ये उसका स्टेटस दिखेगा कि ये एक्टिव है कि नहीं है, तो उसका फाइलिंग स्टेटस एक्टिव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो मुझे वो उसका एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस खुद ब खुद बता देता है। अगर मैंने सेल्स टैक्स का चेक करना है, मैं सेल्स टैक्स पे क्लिक करूंगा मैडम, एनटीएन डालूंगा, यहाँ पे मैं कंपनी का एनटीएन डाल दूंगा। यहाँ पे मैं 75TP29 यहाँ पे डालता हूँ मैडम, तो मेरे आगे इसका आ गया है टैक्स पेयर इज एक्टिव, एक्टिव एक्टिव टैक्स पेयर ये आ रहा है। वैसे एक और तरीका भी है, मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, वो बड़ा इजी तरीका है। खैर मैं बकिया के सवाल लेता हूँ।
रिड्यूस रेट इज एप्लीकेबल इन IT IT सर्विस। बच्चे 4% हो गया इसका रेट ना। ठीक है, ये कौन थे? सैयद मुनीर हैदर साहब। मेरा क्वेश्चन ऑडियो मुनव्वर करूंगा। मुनव्वर भाई, रह गया कोई क्वेश्चन अभी भी? अभी और कर। फजीलत बच्चे, सर जो रेस्टोरेंट्स के बिल पे GST चार्ज होता है वो ऑथेंटिक है? जी बच्चे, बिल्कुल ऑथेंटिक है। फजीलत बच्चे। अच्छा, डज प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन नीड सेपरेट एंटिटी अदर देन कंपनी? जी बिल्कुल मिसिस सलीम, आपको सेपरेट एंटिटी लेना पड़ेगा। मिसिस सलीम आप भी कर लें अनम्यूट, आप काइंडली क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस वालेकुम। एड्रेस हो गया, यही था, ATL का था ठीक है मैडम। और प्रोविडेंट फंड का था। एक ठीक। और चीज पूछनी थी कि जैसे किसी भी NPO का टैक्स ईयर है, वो मैंने क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, टैक्स ईयर है अप्रैल से मार्च, तो क्या कोई उसके अकाउंट्स के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि यूजुअली ये समझा जाता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून है और जितनी टैक्स रिटर्न्स हैं वो इसी में जमा होनी है, इसी टाइम पीरियड में। तो अगर किसी का अप्रैल से मार्च है और तो उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अभी अगर वो जुलाई से जून को फॉलो कर रहे हैं और वो इसको अपने उसके ऊपर मतलब अप्रैल से मार्च पे लाना चाहते हैं, तो वो 13 मतलब 12+3 15 मंथ्स की करेंगे या 9 मंथ्स की करेंगे? वो ट्रांजिशनल पीरियड की सेपरेट रिटर्न होगी जो 12 महीनों से ज्यादा है। ठीक है, 12 महीनों की रिटर्न अच्छा, होगी और फिर ट्रांजिशन पीरियड की सेपरेट होगी, उसके बाद फिर नॉर्मल रिटर्न होगी आपकी। ठीक है। और अगर वो अभी करना चाहें इसको एक साल में करना चाहिए तो 9 मंथ्स बनते हैं ना, जून तक वो कर दें और उसके बाद वो अप्रैल तक करें, तो फिर क्या होगा? सॉरी, दोबारा पूछें। सर अभी उनका जो उन्होंने अपना रखा हुआ है ना, उनका टैक्स ईयर है जुलाई से जून ही है अभी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो तो उन्होंने जून तक की रिटर्न्स फाइल कर दी। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी जो नेक्स्ट आ रहा है ना फेज, उसमें वो इसको मार्च में क्लोज कर दें, तो मार्च तक तो 9 मंथ्स बनेंगे ना, उसको फिर आगे से वो पूरा 12 महीने के करने के लिए। तो क्या वो इन रिटर्न्स को 9 मंथ्स के ऊपर क्लोज कर सकते हैं? वैसे हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेटर होता है कि दिसंबर तक कर लेते हैं। ठीक है, इट्स बेटर कि दिसंबर 6 महीनों की रिटर्न का ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसमें मैं वो चेक करके बताऊंगा कितने पीरियड की रिटर्न है इनकम टैक्स। वो जब रिटर्न खोलेंगे ना तो उसमें चेक हो जाता है आराम से ना। तो वो ठीक है। और मिसिस सलीम, जी, जस्ट अ क्वेश्चन, आर यू स्टूडेंट ऑफ माय अदर क्लास एज वेल? जी सर, अच्छा, आप वही है, मैं वही सोच रहा हूँ ये जो टैक्स ईयर का वही वाले क्वेश्चन आया ना। सवाल रिपीट हो। ये टैक्स ईयर का जी जी क्वेश्चन आया तो ये आपने ही पूछा है, मुझे याद आ गया, मैं आपकी आवाज से जी जी पहचान लिया, मैंने कहा ये वही जी बैठा जी। है। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच सर। कोई मसला नहीं, अच्छा, कोई मसला और एक और चीज थी सर, जब हमने वो 9 मंथ्स का या 15 मंथ्स का जैसे कर लिया ना, और वो है कंपनी, नहीं। ठीक है। ठीक है, और जब वो कंपनी है उसको 6 महीने की छूट मिलती है, जैसे जून तक होता है ना, हाँ जी। क्लोज करते हैं तो उनको दिसंबर तक का टाइम मिलता है कि 6 मंथ्स के लिए कर लें। तो क्या अगर वो टैक्स ईयर चेंज होता है उनका, तो तब भी उनकी जो ये रिटर्न फाइल करने का टाइम है, ये वही रहेगा 6 मंथ्स तक की? नहीं, एक्सटेंड हो जाता है मैडम। जो दिसंबर तक का पीरियड है ना, मतलब जुलाई के बाद वाला जो टैक्स ईयर एंड होता है ना, जुलाई से लेके दिसंबर तक। ठीक है, उसकी रिटर्न फाइल होगी सितंबर में, नेक्स्ट ईयर की सितंबर में। और उससे जो अगला पीरियड होगा उसका भी वैसे सितंबर ही है। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसमें, जो अहम पॉइंट है वो ये देखना है कि आपका क्लोजिंग किस पीरियड पे करना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ स्पेशली। मतलब वो देखना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप मुझे ठीक कोई है पीरियड आइडेंटिफाई कर दें कि इस पीरियड से इस पीरियड तक आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको देख के आपको एड्रेस कर दूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे यही पूछना था कि क्लास में ही पूछना है या कोई ऐसी चीज हो तो मैं आपको अलग से पूछ सकती हूँ। कोई मसला नहीं मैडम, कोई मसला नहीं, आप जहां चले, मर्जी पूछें, जो सबके जो बैठेगा जिसने सुनना है वो सुन ले, कोई मसला नहीं है ऐसा ना, तो चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। कोई मसला अल्लाह नहीं मैडम। हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, फजीलत भाई, सर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो उसका उसे ऐड मॉडिफिकेशन में करेंगे? नहीं बच्चे, उसको फजीलत बच्चे उसको मॉडिफिकेशन में नहीं करते। आपका ये एड्रेस है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, नथिंग एल्स देन दिस।
आपको जस्ट नोटिस इस एड्रेस पे रिसीव होंगे, तो इसलिए उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो मॉडिफिकेशन में उसकी कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, प्लीज नादिर अब्बास, नादिर भाई जो रह गया है, दानियाल और मुनव्वर भाई, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम। मेरा मेरा एक सवाल ये है कि मैं जिस इलाके में काम कर रहा हूँ वहाँ पे ना ये बनाना का ये बड़ा काम है ना सर, तो ठीक वहाँ कमीशन एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो क्या है। उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है या जस्ट उनको जो अपना करना काम कर चाहिए, रहे हैं? करना चाहिए। सर वो तो लोकल हैं उधर के, तो समझते नहीं है, वो तो कहते हैं जी हमें बस फाइलर करो, बस ये काम होता है, ऑफिस में आ जाते हैं, दफ्तर में आते हैं, तो फिर क्या कर सकते आप सिंध के लग रहे हैं मुझे, और सिंध में केले का काफी कारोबार है, क्योंकि सारा हैं? हाँ जीटी सर। रोड केलों के कारोबार से भरा हुआ है। सर मैं नवाबशाह से हूँ और मेरा सिंध में ये नहीं कि नवाबशाह में ही मेरा दफ्तर है। मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, कोई 1-2 महीने हुए हैं। मैं किसी के पास काम करता था, अभी अपना काम शुरू किया है, लेकिन ये कि सर उधर कमीशन एजेंट आते हैं ना, बनाना कमीशन एजेंट, हम्म। तो इस तरह बहुत आते हैं ना, और ब्रोकरेज में, तो क्या इनको सेल्स टैक्स में मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टर करवाएं या छोड़ दें जी अगर वो नहीं करवाना चाहते तो? बच्चे, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काम करता है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, उस पे जी सर। इनकम टैक्स नहीं लगा करता। अगर लेकिन वो काम कारोबार करते हैं कमीशन का, तो हम्म। कमीशन पे जो है, एक सिंपल सी बात है, वहां पर जो सेल्स है वो ओपन सेल करते हैं, अगर आपसे उठा के कहीं बेचते हैं, और कमीशन सिर्फ कमीशन का काम है, तो जी सर, उस पे कमीशन। सेल्स टैक्स लगता है, कमीशन पे सेल्स टैक्स लगता है। लेकिन हम्म। अगर मैं अपनी चीज खरीद के बेचूं, तो वो कमीशन के जुमरे में नहीं आती, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आती है, उस पर फिर सेल्स टैक्स नहीं लगा करता। अब ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि एक्चुअल कारोबार क्या है उनका, आपसे खरीद के बेचते हैं या आपसे क्रेडिट पे सर उठा के। वहाँ अड्डा, मैं बता रहा हूँ सर, वहाँ लगता है मंडी लगती है ना इसकी, ठीक है। बनाना की, हाँ। कांटे पे, तो वहां से ये क्या करते हैं, लोकल ले आते हैं वहां से गाड़ियां भर के, ये वहां से निकाल के कराची भेज देते हैं, लाहौर भेज देते हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे लेके, और वो जो कमीशन के बेस पे, यानी कि चलो लाखों रुपए की ये ये बच्चे, चीज ये ली। कमीशन नहीं है, ये एग्रीकल्चर हाँ। प्रोड्यूस है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अच्छा, अगर वो लेकिन वो, परचेज करते हैं ना आपसे, तो ऑल दो सेल्स टैक्स का एम्बिट में आएगा, लेकिन मिल जाएगी रिटर्न ना इनकी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा सर ये था कि स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूँ तो उसमें मैं कौन सी चीज निकाल के, उसमें वो स्टेटमेंट में क्या शो यानी कि निकालनी पड़ेगी? कौन सी मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है सर। बैंक स्टेटमेंट में अगर मंगवाता हूँ क्लाइंट से, हाँ तो उसमें से कौन सी चीज मुझे निकाल के वो लगानी होती है स्टेटमेंट में, क्या मैं देखूं? बच्चे, जो क्रेडिट एंट्रीज हुई हैं वो तुमने चेक करनी है, कितने पैसे आए हैं उस बंदे को, तुमने वो चेक करने हैं बच्चे। ठीक है, और फिर उसकी अच्छा। इनकम चेक करनी है, कितनी इनकम उस डिक्लेयर कर रहा है। तो अगर ज्यादा पैसे आए तो पूछो कितने कहाँ से आए हैं। खैर, रिटर्न हम्म। जब करेंगे ना तो हम डिस्कस कर लेंगे ये, मुनव्वर। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा बस लास्ट सवाल सर, वो ये कि अगर एक सैलरीड पर्सन है, उसकी एक वन टाइम 1,80,000 सैलरी कट रही है ना, वो इनकम टैक्स कट रहा है, उसके कुछ एरियर्स आए, तो वो क्या क्लेम में जाएगा या उसको फिर उसमें डाल दें विथ होल्डिंग में? अगर ज्यादा कट गया तो एडजस्टमेंट कर लो उसमें। एडजस्टमेंट में डाल दें जो उसके टैक्स वो वन, यानी जब वन रिटर्न सिक्सटी थ्री करेंगे ना, रिटर्न बच्चे रिटर्न करेंगे, अगला सेशन रिटर्न पे शुरू हो रहा है, एक दो दिन में रिटर्न आ जाएगी सैलरी की, सवाल पूछ जी लेना। सर। ठीक है। थैंक यू सर, बस बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। दानियाल बच्चे बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा ना एक क्वेश्चन और है। बेसिकली ना हमारा दराज पे एक स्टोर है, ठीक है, आपको पता है दराज मुख्तलिफ कमीशन भी काटता है और वो अपनी सर्विसेज भी चार्ज करता है। हाँ तो मेरा ये क्वेश्चन ये था एक, कि लेट्स सपोज मैं दराज पे अपनी कोई चीजें लगाता हूँ 350 रुपए की इंक्लूडिंग सेल टैक्स, ठीक है। हाँ। अब दराज इसके ऊपर कमीशन काटता है, ऑलमोस्ट कहता है जी 14% कमीशन काटता है। 14% कमीशन के ऊपर वो 16% जीएसटी भी सेलर से चार्ज करता है। एक चीज ये। सेकंड, वो जो कस्टमर जो डिलीवरी कस्टमर पे करता है ना, उसके ऊपर कमीशन दराज सेलर को चार्ज करता है 16%। ठीक है। ठीक है। और तीसरी, जब दराज वो पेमेंट हमें ट्रांसफर करता है ना, उसके ऊपर 1.2% पेमेंट चार्जेस लेता है, और उसके ऊपर भी 16% चार्जेस जो से सेलर को जो डाल देता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये 16% जो ये सारे चार्जेस जो डिलीवरी चार्जेस के ऊपर भी, क्या ये सेल टैक्स जो सा ये सेलर ही पे करता है, कि ये कस्टमर को पे करना चाहिए, दराज को करना चाहिए?
ये हर चीज वो सेलर क्यों क्यों डाल देता है ये? यार ये क्यूरी देखनी पड़ेगी। मेरे नजदीक तो जो सेल्स एक्स है वो बेयर अल्टीमेट बायर करता है। पहली बात ये है कि जो अल्टीमेट बायर है ना, अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ दैट गुड है, सेल्स एक्स उसने बेयर करना है, नो मैटर व्हाटसो एवर हैपेंस। ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कि बकिया जिस तरह की चीजें तुम बता रहे हो, वो क्यूरी देखनी पड़ेगी कि स्पेशली किस तरह की क्यूरी जा रही है, कि सेल्स एक्स उस कस्टमर को पड़ रहा है, हर चीज का पेमेंट का भी सेल्स एक्स पड़ रहा है, इसका भी सेल्स एक्स पड़ रहा है। तो लगता तो यही है कि कस्टमर को ही बनना पड़ेगा। आप उसके दराज पे नहीं आएगा, दराज आता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर। सॉरी बच्चों, मेरा नेट वो हो गया था। तो दराज आता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। तो उसके फिर उसके टैक्सेशन और तरीके से होती है। तो 154 में लिखा हुआ है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, 153 में या 153 में लिखा हुआ है ऑनलाइन मार्केट प्लेस आई गेस। तो उसके अंदर आता है, आप गूगल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सर्च करना ऑनलाइन मार्केट प्लेस, आपको समझ आ जाएगा। और सेल्स टैक्स की जहां तक बात है, वो चार्ज कस्ट सॉरी बच्चों, मेरा नेट चला गया था, सॉरी एक्सट्रीमली, ये नेट क्यों मसला कर रहा है। दानियाल आप थे आई गेस। तो जी जी बच्चे, सर। राज ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर फॉल करता है, और उसके अंदर जो टैक्सेशन है उसकी, वो इनकम टैक्स 153 चेक करना, उसमें आ रही है 153 सेक्शन में, गूगल पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सर्च करना ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इनकम टैक्स की तो कैलकुलेशन उसकी वैसे होगी। और रहेगी बात सेल्स टैक्स की, तो ठीक है। सेल्स टैक्स कस्टमर ही बेयर करेगा जहां तक बकिया। लेकिन मैं फिर भी देख ले, कंफर्म करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्यूरी है, लॉ से पढ़ के बता सकता हूँ, ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है बच्चे। नादिर बच्चे बोलो। ठीक है। ठीक है सर। नादिर। सामने सर। माशाल्लाह। सामने सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा सर्विसेज पर्सन है, फॉर एग्जांपल एडवोकेट है, और वो फर्स्ट टाइम अपनी फाइलिंग करना चाह रहे हैं। बहुत सारे उनके पास नॉन रिसीट इनकम है, कैश में रिसोर्सेज है काफी सारे। तो अगर वो उसको शो करते हैं, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर देम टू शो सोर्सेज? अगर नहीं है उनके पास तो उसका क्या तरीका है? बच्चे दोबारा क्वेश्चन करो। सर अगर एक इंडिविजुअल है, लॉयर है, और हम्म। उसके पास कैश इन हैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो फाइलिंग करना चाह रहे हैं अपनी, लेकिन उनके पास उस कैश की जो है, क्योंकि रिसीट नहीं होती, बहुत सारी नॉन रिसीट इनकम होती है, तो हाँ। वो उसको फाइल करके कराना चाह रही है, टैक्स भी पे करेंगे उसके ऊपर। तो इस इज इट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम? एफबीआर उसके ऊपर कोई उनको नोटिस इशू करेगा कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं, या एज लॉन्ग एज टैक्स पे हो मतलब गया उसके ऊपर तो वो सही हो मतलब जाएगा? जो इस तरह की उसको सर्विसेज से पैसे आए हैं, उस पर 10% डिडक्शन है स्ट्रेट। ठीक है, अगर वो टैक्स नहीं पे करता तो डेफिनेटली इट वुड बी गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम इन द फ्यूचर। बट आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि एफबीआई उसको क्वेश्चन करता है कि नहीं करता। नहीं, अगर उसके हाँ अगर हाँ। अब उसके पास कैश इन हैंड 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ठीक और है। वो उसको बैंक में मतलब डालना चाहता है कि वो बैंक में उसको डाल दे, या शो करा दे, उसको फाइलर बनना चाह रहा है फर्स्ट बैंक के लिए, फर्स्ट टाइम बनना चाहता है, जितना मर्जी पैसे डिक्लेयर करना है कर दो, बट तो वो फर्स्ट उसको टाइम किस बनने तरह के से लिए मैनेज सबसे करेगा? सबसे अहम चीज होती है फर्स्ट टाइम के लिए कि वो प्रीवियस ईयर में डाले एसेट। मैं मेरा मशवरा ये होता है कि नॉट इन दिस ईयर बट द एसेट्स इन प्रीवियस ईयर ना, वहां पे डाल दो विथ रिकंसिलेशन में, तो वो काम चल जाता है। ठीक है, और उसकी वो सोर्सेज क्या लिखेगा? बस इनकम फ्रॉम सोर्स नहीं सर्विसेज? लिखेगा ना बच्चे, प्रीवियस ईयर में डालेगा तो सोर्स ही नहीं लिखेगा ना। ठीक है, एक मरतबा वो फिर सारा कुछ अपना शो कर दे शो कर दे प्रीवियस ईयर में। फिर आगे से देखी जाएगी, ठीक है ना। चले, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। अफशा बच्चे, मैं आपको किया है, बच्चे बोलो अफशा। अस्सलामुअलैकुम। आसाम, सॉरी बच्चे, कोई रह जाता है माजरत उसके लिए। और ठीक है। इट्स ओके सर। हाँ बच्चे। सर वो पूछना था आपसे कि जिस तरह ऑनलाइन बिजनेस होता है आजकल, ई कॉमर्स बहुत ज्यादा है, तो जिस तरह आपका जो बिजनेस है बाहर रजिस्टर्ड है, लाइक यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, यूके, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो आपका सेल्स टैक्स डिडक्ट होता है, क्योंकि बैंक सारे आपके वो बच्चे जो सॉरी होते हैं सॉरी, वो दोबारा आई जस्ट मिस्ड अ बिट ऑफ यू। दोबारा बताओ बच्चे। सर जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं ई कॉमर्स के, और हाँ। वो बिजनेस आपका रजिस्टर होता है बाय लाइक जर्मनी, यूके, यूएसए, कनाडा, इस तरह कंट्रीज में, आप वहां पे टैक्स पे कर रहे होते हो, तो हाँ। जब
वो बिजनेस आप यहाँ पे अपना डिक्लेयर करते हो या अपना बिजनेस शो करते हैं यहाँ पे हम ऑनलाइन अपने इसमें जो ऑनलाइन जो उसमें है रिटर्न फाइलिंग है जो भी। रिटर्न फाइलिंग में जब शो करते हैं तो हमें यहाँ पे भी टैक्स देना होगा उसका। अच्छा मुझे दादा, इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, एनी इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन, ठीक है, ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन इज नॉट टैक्सेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, आपकी ओके। फॉरेन इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है पाकिस्तान में, आप जिसे कह लो कि आप हो बैठे, वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी टू द एक्सटेंट कि अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स पे कर दिया, फिर डबल टैक्सेशन ट्रीटी देखनी पड़ेगी। डबल टैक्सेशन ट्रीटी के तहत पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा है या बाहर टैक्स ज्यादा है। अगर वहां पे टैक्स पे हो गया तो पाकिस्तान में डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेनर हो, आप बाहर, दो बातें, बाहर के बंदे हो, बाहर की इनकम है, आप नॉन रेजिडेंट हो पाकिस्तान से, तो फिर आपकी जो भी इनकम बाहर है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। अगर आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हो और बाहर से आपको इनकम आ रही है, तो और बाहर की इनकम पे टैक्स भी दे रहे हो आप, तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी का बेनिफिट देखना पड़ता है कि कितना टैक्स वहां था। लेट से वहां टैक्स 10 रुपए था, पाकिस्तान में 20 रुपए था, तो पाकिस्तान में 10 रुपए एक्स्ट्रा जमा कराओगे। अगर बाहर के मुल्क में टैक्स 20 रुपए था, पाकिस्तान में 10 रुपए था, तो पाकिस्तान में 1 रुपया भी जमा नहीं कर पाओगे। ये चीज है बस इसके अंदर। क्लियर होगी बच्चे? आप आई गेस फिर म्यूट हो गई हो। ये सर समझ आ गया। परफेक्ट बच्चों, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। किसी और का कोई रेज हैंड करना है कर दो बच्चों, मैं मैसेज समझ नहीं आ रहा। ओ किसी का है, या सर टेक्स्ट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे बच्चे, यासिर बच्चे। सैयद मुनीर, जी बच्चे, मुनीर साहब म्यूट। आदिल मलिक, कितने क्वेश्चन करने हैं? सर एक ही क्वेश्चन है मेरा। बस कर दो। एक क्वेश्चन मैंने किया था सर। मैं मार्च में ना गया था उम्रे के लिए, अच्छा। और उस पे जो मैंने एयर टिकट था सरीन का, हाँ, आपकी सरीन वालों ने मेरा टैक्स काटा हुआ है, तो सर वो मैं उसका बेनिफिट तो नहीं ले सका सैलरी में से। ठीक है। क्या मैं उसको एफपीआर से उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? क्या वो मेरी एफपीआर के रिटर्न में नेगेटिव कहीं शो हो सकता है? अगर रिटर्न करना रिवाइज पड़ेगा तो करो। कैसे करूँ? नहीं बच्चे, रिटर्न रिवाइज करो, फिर रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करो। नहीं, रिटर्न कब की रिवाइज करनी पड़ेगी? जिस पीरियड में गए थे बाहर, अभी तो वो फाइल नहीं की ना, अभी तो फाइल करनी है वो मैंने। तो उसमें एडजस्टेबल ले लेना, क्या टेंशन है? वो एडजस्टेबल चलता रहेगा आगे तक, आगे रिफंड मुझे इसके मिलते रहेंगे। कितनी दफा गए हो? सर देखें, अब मैं एक दफा गया हूँ, ठीक है। ठीक अब है। मैंने रिफंड में जाके उसकी एडजस्टेबल में उसको डाल दिया, नेगेटिव आ गई। मेरा ऑलरेडी मैं सैलरी अगर आप पर्सन हूँ। उम्रे के लिए गए हो ना, उम्रे के लिए गया हो, लेट मी चेक उसमें टैक्स बनता था कि नहीं बनता था। अगर उसमें टैक्स है, और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में डोमेस्टिक में जितनी भी फ्लाइट्स करते हो वो आपका एडजस्टेबल बनता है। जब ठीक है। बल्कि जब बाहर के मुल्क जाते हो तो फिर वो फॉरेन का टूर होता है, तो उसमें आपका एडजस्टेबल नहीं रहता। लेकिन एक मैं अच्छा। चेक करना पड़ेगा। लेकिन लेट से कि अगर एडजस्टेबल भी था, तो अभी रिटर्न फाइल ठीक है। करोगे, रिटर्न में आपका टैक्स बनना है 1 लाख रुपए, तो आप वो टैक्स ठीक है। एडजस्टेबल में डालोगे तो आपका टैक्स कम हो जाएगा ना। नहीं सर, मेरा ऑलरेडी सैलरी के ऊपर पूरे का पूरा कट चुका है, ठीक है, तो तो सिंपल वो सी मेरा बात है, आप एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। एडजस्टेबल में डालोगे, आपका रिफंड क्रिएट हो जाएगा। रिटर्न के अंदर आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करोगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। मुनीर साहब हुक्म करें। सर वो ये पूछना था कि ये जो मैं एसआरबी के हवाले से बात कर रहा था, सॉरी ये सॉरी सर, सर्विस। मुनीर साहब आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, ऊंचा ऊंचा। जी सर, मैं एसआरबी के हवाले से बात कर रहा था। तो वो सर ये थी कि रिड्यूस रेट वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं ठीक है, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज पे। बिल्कुल सही। तो उन्होंने 13% रखा हुआ है वैसे तो, और फिर जो है रिड्यूस रेट जो है 3% रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या अभी भी जो 3% अभी भी एप्लीकेबल है, या अभी ये जून में जो एक वो आया था कुछ मतलब तो उसमें जो है कि ये रेट जो है क्या 13% दोबारा हो गया है, या 3% अभी भी मुझे याद नहीं एप्लीकेबल है, है? मुझे ऑनेस्टली मैं भूला हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आईटी आईटी इनेबल्ड में काफी काम किया, काफी कंपनी थी मेरे पास।
तो जी जी मुझे भूला हुआ है उनका। और वो तो लेटेस्ट आप एक्ट निकाल लो ना, अगर अमेंडमेंट आई है तो मैं देख लेता हूँ। वैसे ग्रुप में अच्छा मैसेज कर दो, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ठीक कर दो। और अगर मैं जवाब ना दूं तो मुझे टैग कर देना। एक आज ना ठीक जवाब दूं कल टैग कर देना, कल ना दूं परसों टैग कर देना। मैं ठीक चला है आपको एक दो दिन में जवाब डेफिनेटली दे दूंगा। जिस जिसका जो सवाल हो पूछ लिया करो। जो आंसरेबल होगा इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा, जो नहीं आंसरेबल होगा मैं कहूंगा बच्चों बस कर दो। अच्छा दूसरा ठीक है। सवाल ये था मेरा कि हाँ यहाँ हमारा जो एक कहते हैं क्लाइंट है वो इस्लामाबाद में आईसीटी में। तो ठीक वो है। क्या उनका जो रेट हम जो है आईटी एन आई टी एनेबल्ड में जो है 3% ही लेंगे या उनका जो आईसीटी का जो 5% है वो जो है एप्लीकेबल सर्विस होगा। प्रोवाइड कहाँ हो रही है? सर्विस प्रोवाइड कहाँ होती है? सर हम तो हमारा ऑफिस तो कराची में है और वो जो है इस्लामाबाद में है। और हमारा सर्विस जो ऑफिस कौन सर्विस दे रहा है? सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस हम दे रहे हैं। आप दे रहे हो। अगर आपकी सर्विस रेंडर होती है इन इस्लामाबाद तो आईसीटी का लॉ लगेगा। मतलब हम रेंडर मतलब कराची से रेंडर कर रहे हैं ना सर। हाँ, कराची से। लॉ में हाँ लिखा हुआ है, इस्लामाबाद सेल्स सेक्शन सर्विसेज में लिखा हुआ है कि जो भी सर्विस है अगर इस्लामाबाद में रेंडर होगी तो उस हाँ पे इस्लामाबाद का लॉ लगेगा। तो इस्लामाबाद। मतलब सिंध का लोन वो नहीं होगा तो फिर हमें जो है वहाँ पर इस्लामाबाद में रजिस्टर होना पड़ेगा आईसीटी में। देखा जाए तो हाँ, अगर आप उधर का दे देते हो तो कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे उधर सिंध का दे दो, लेकिन ये डिफरेंशियल मांग लेंगे आपसे, ये बता रहा हूँ। कौन मांग लेगा सर सिंध वाले। इस्लामाबाद वाले। सिंध में रेट अगर 3% है ना बच्चे, बात जी सुनो, जी 3% है तो आप हाँ 3% पे जमा कराओगे। और जी यहाँ पर रेट हो गया अब मेरे ख्याल 15 हो गए, 16 हो गए यहाँ पे इस्लामाबाद में। ठीक है। तो इस्लामाबाद वाले कहेंगे 16 पर, हमारा 13% आपने हमारा खा लिया है, तो आप हमें 13% एक्स्ट्रा पेमेंट करो। ये जंग जरूर चलेगी, ये मैं बता रहा हूँ, देखते हैं लेकिन। अच्छा तो फिर हमें जो है इस्लामाबाद का जो है क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है इस्लामाबाद में तो हमें रेट जो है इस्लामाबाद के लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास लॉ का बेनिफिट भी है ना, कि लॉ में सिंध में ये लॉ में प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है कि जो सर्विसेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम और जी जी एग्जीक्यूटेड इन प्रोविंस ऑफ सिंध, तो जी सर ओरिजिनेट तो सिंध में हो रही है तो सिंध का लॉ लगा दिया आपने। जी जी बिल्कुल तो ये यही बेनिफिट है। भी है, लेकिन ये केस बनेगा, केस होगा इसमें, बता रहा हूँ। अच्छा ये इजी हल नहीं है इसका। 10% खा रहे हो ना तो केस के लिए तैयार भी रहो। ठीक है। अच्छा सर ठीक है सर। ठीक है। चलो थैंक यू। बच्चे, आई गेस और किसी का क्वेश्चन नहीं हो? जालमों को क्वेश्चन फिर कर दिए तुम लोगों ने। ओके। कोई और बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर दे, मैं मैसेजेस बस हो गए मेरे। ठीक है। कोई क्वेश्चन है बच्चों? सही। नादिर अब्बास साहब थैंक यू जी। चलो बच्चों, आई गेस और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और मेरी तरफ से बच्चों फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज। सेशन वाज गुड आई गेस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू। ये सेशन अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।